बास्टर्ड सीक्लिफ छोटू से करीब 9 मीटर की दूरी पर खड़ा था। किसी भी हिस्ट्रियोनिक्स की कोई आवश्यकता नहीं है छोटू, खड़े हो जाओ। मैं आपका फायदा नहीं उठाने जा रहा हूं क्योंकि आप घायल हैं। वास्तव में मैं जवाब में कुछ भी करने से पहले आपको मुझे 3 बार मारने दूंगा। बास्टर्ड सीक्लिफ वापस पकड़ रहा था, लगभग जैसे कि वो कुछ हताश हमले से घायल होने के बारे में चिंतित था, जो छोटू हो सकता है। सच्चाई ये थी कि उसने ताकत दिखाने के लिए अन्य विशेषज्ञों का वध नहीं किया था। वो वास्तव में उस समय का उपयोग छोटू के खिलाफ अंतिम लड़ाई में उपयोग करने के लिए, शरीर से बाहर का अवतार बनाने के लिए कर रहा था। और वो चाहता था कि छोटू उसे 3 बार मारे। ये किसी भी उदारता की भावना के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो देखना चाहता था कि छोटू वास्तव में क्या करने में सक्षम है। अचानक छोटू की आंखें खुल गई। तुम वास्तव में बेशर्म हो सीक्लिफ। आप दावा करते हैं कि आप मुझे उदारता की भावना से 3 बार मारने का मौका दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप वास्तव में मुझसे डरते हैं। कहो कि तुम क्या चाहते हो, बास्टर्ड सीक्लिफ ने अपने होठ चाटते हुए जवाब दिया। अंतिम परिणाम यह है कि आप मरने जा रहे हैं। यदि आपने उस दिन मुझे प्रणाम किया होता जिस दिन हम मिले थे, और अपने तरीकों की त्रुटि को स्वीकार किया होता, तो मैं आपको प्रशिक्षित करने के लिए तैयार हो सकता था, आपको वास्तव में एक दुर्जय विशेषज्ञ बनाते। इसके बजाय आपने मेरा विरोध करने का फैसला किया। अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारता तो मैं अपना अधिकार कैसे बनाए रख सकता हूं? मैं सभी को लाइन में कैसे रखूंगा? मैं लीग लॉर्ड होने का क्या अधिकार दावा कर सकता हूं? लीग लॉर्ड? छोटू ठंडे स्वर में हंसा। तुम वास्तव में सोचते हो कि तुम लीग लॉर्ड बनने जा रहे हो? मुझे कौन रोक सकता है? एक मध्य भयानक विशेषज्ञ। यहां तक कि ऐसा कोई भी मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता था। मेरा साधना आधार आप जैसे किसी की समझ से परे है। इसके साथ ही बास्टर्ड सीक्लिफ ने 2 कदम आगे बढ़ाया। उसकी असली ऊर्जा स्पंदित हो रही थी, जैसे कि वो छोटू के खेती के आधार की जांच करने वाला हो। जहां तक छोटू की बात थी, उसने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि वो काम गया, जो एक अराजक आभा प्रतीत होता था, जिसे उसने बाद में दबा दिया। अंदर से बास्टर्ड सीक्लिफ प्रसन्न था। महान, उसने सोचा। ये आदमी वास्तव में आहत था। मुझे लगता है मुखाटे में वो रहस्यमयी आदमी मेरे ही जैसे स्तर पर रहा होगा। ये बहुत बुरा है कि मैं उसे आत्मसात नहीं कर सका। खैर, उसके द्वारा किए गए प्रहार को देखते हुए छोटू को मारने और उसके बजाय उसे आत्मसात करने से समान लाभ होंगे। पोसम प्ले करना बंद करो, उठो और मुझे 3 बार मारो। इसे जल्दी करो। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, वो छोटू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अब तक वो छोटू को उसे मारने का कोई मौका देने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन उसे एक ही झटके में मार देने की योजना बना रहा था, जो उम्मीद है कि उपस्थित सभी विशेषज्ञों को प्रभावित करेगा। वास्तव में कुछ लोग उसकी शक्ति के प्रदर्शन पर मन ही अंदर सिर हिला रहे थे और इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे थे कि वो एक बात कह रहा था और कुछ और कर रहा था। जहां तक उनका सवाल है, लीग लॉर्ड को इसी तरह कार्य करना चाहिए। लंबा चीरा। उसका हाथ छोटू के सिर के ऊपर मजबूती से उतरा। ये लगभग अविश्वसनीय था कि चीजें कैसे चल रही थीं। अधिकांश लोगों ने मान लिया था कि छोटू आगे बढ़ेगा और बास्टर्ड सीक्लिफ के साथ एक नाटकीय लड़ाई करेगा, संभवतः इसे क्रश भी कर देगा। लेकिन इसके बजाय बास्टर्ड सीक्लिफ ने छोटू पर एक निर्दयी प्रहार किया, जो वापस लड़ने के लिए तैयार भी नहीं था। ये सभी के लिए वास्तव में एक बड़ा झटका था। आखिरकार छोटू द्वारा 3 प्रतिद्वंदियों को हराने की छवि अभी भी उनके दिमाग में ताजा थी। ऐसा कोई इतनी आसानी से कैसे पराजित हो सकता है? जब सभी ने सोचा कि छोटू मरने वाला है, तो एक आवाज गूंजी जो धातु पर धातु की झंझार जैसी लगती थी। फिर बास्टर्ड सीक्लिफ लगभग कई कदम पीछे हट गए। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। इसी बीच ब्लड सोल्स के मेजबान उसके चारों ओर दिखाई दिए, जो एक के बाद एक विस्फोट कर रहे थे। उत्कृष्ट, छोटू ने धीरे से अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहा। मैंने अभी अभी आपकी ब्लड सोल आर्ट को नष्ट कर दिया है, जो आपने कुछ क्षण पहले किया था। आप मेरी मुख्य चालों का पता लगाने के लिए आउट ऑफ बॉडी अवतार का उपयोग करने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से ये काम नहीं करने वाला है। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक असली मुट्ठी तकनीक कैसी दिखती है। छोटू बास्टर्ड सीक्लिफ की एम्पीरिकल ऊर्जा को नष्ट करने के लिए और उसके लिए उसके जीवन से भागना असंभव बनाने के लिए कमजोर अभिनय कर रहा था। अब वो आक्रामक होने और उसे मारने के लिए तैयार था। तुम, बास्टर्ड सीक्लिफ ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति आतंक में बदल गई। तुम्हें हर किस चोट नहीं लगी है। तुम एक एक्ट कर रहे थे, मुझे विश्वास दिलाकर अपनी ऊर्जा कला को नष्ट करने के लिए। बहुत चालाक। क्या तुम भी एक शो कर रहे थे जब मैंने तुम्हें भोज में मारा था, जब हम पहली बार मिले थे? तुम क्या सोचते हो? छोटू ने जवाब दिया। बहरहाल तुम्हें आज मरना ही होगा। मैं तुम्हारे जैसे चालाक और हत्यारे लॉर्ड को इस दुनिया में एक और दिन जिंदा नहीं रहने दूंगा। बास्टर्ड सीक्लिफ अचानक हंसने लगा। यहां तक कि अगर तुम्हें पहले चोट नहीं लगी थी, तो फिर भी तुम्हें लड़ना होगा, और मेरा साधना आधार अभी भी तुम्हारी तुलना में अधिक है। यदि कोई यादृच्छिक व्यक्ति तुमसे ड्रॉ के लिए लड़ सकता है, तो तुम संभवतः कितने मजबूत हो सकते हो? यहां तक कि एक अजय मध्य भयानक विशेषज्ञ भी मुझे युद्ध में हरा नहीं पाएगा। मुझे मारना तो दूर की बात है।
आज इन सभी नायकों की उपस्थिति में मैं तुम्हें गॉड हाउस बास्टर्ड्स की रूथलेस क्लासिक तकनीक दिखाने जा रहा हूं। यहां तक कि अगर देवताओं की सेना में से कोई आने वाला होता तो मैं उसका उपयोग करके उन्हें मार सकता था। मैं तुम पर और शब्द बर्बाद नहीं करने वाला हूं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे पास तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं, तुम्हें पता है ना। ये कहना मुश्किल था कि छोटू की ऊर्जा कला अब किस स्तर की थी। उसने अभी अभी मैमथ किंग के कुछ गॉड वेब को अवशोषित किया था, जिससे उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ था। रहस्यमयी मास्क वाले व्यक्ति के साथ उसकी लड़ाई के धन्यवाद उसकी लड़ाई के कौशल में सुधार हुआ था और उसका मानसिक स्केल बढ़ गया था। वो पहाड़ों से उतरता हुआ एक शक्तिशाली बाघ था जब उसने बास्टर्ड सी क्लिफ पर विनाशकारी हमला किया। रहस्यमयी मास्क वाले व्यक्ति के साथ उसकी लड़ाई के दौरान उसने स्ट्रेंथ ऑफ द हेल क्रशिंग गॉड मैमथ का उपयोग करने का सहारा नहीं लिया था, क्योंकि वो बास्टर्ड सी क्लिफ के साथ एक संभावित टकराव की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन अब उसके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं था और वो पूरी तरह से बाहर जाने के लिए तैयार था। असीम क्षणे और कल्प, उसने पाम स्ट्राइक करते हुए अपना बायां हाथ बाहर निकालते हुए कहा, और उसका दाहिना हाथ मुट्ठी में बंध गया जब उसने हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की शक्ति से एक विनाशकारी हमला किया। नदियों और पहाड़ों का शाश्वत दमन। ये अदूषित शरीर और हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की शक्ति का एक आदर्श संयोजन था। ऐसा कुछ भी जो आज तक पूरे इतिहास में किसी ने नहीं किया था। इससे पहले वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाते, यहां तक कि महात्मा जेड के साथ भी नहीं। लेकिन गड़गड़ाहट और ग्रेट नेक्रोपोलिस के धन्यवाद वो अपनी सभी कठिनाइयों को हल कर सके थे। उनकी शुद्ध देवकला और उत्तराधिकारी स्थिति ने इसे संभव बना रखा। अब बास्टर्ड सी क्लिफ के साथ अपना हिसाब चुकाने के लिए वो अपनी सभी ऊर्जा कलाएं और मार्शल अनुशासन को उजागर कर रहे थे, जिसमें विरोधों का एक आदर्श संयोजन था, जिसमें देव के दुनिया और शैतान की दुनिया दोनों की गहराइयां थीं। भीजी। सभी दर्शकों को ऐसा लगा जैसे उनका दम घुट रहा है। वांग फू जेनेसिस का चेहरा विभिन्न भावों से झिलमिला रहा था और म्यू रेनवांग और सूशिन दोनों अत्यंत गंभीर लग रहे थे जब उन्होंने छोटू को एक ऐसा हमला करते देखा जो हर चीज को दफनाने में सक्षम लगता था। बास्टर्ड सी क्लिफ पर लाखों वार पड़े, जिससे आदि अराजकता और मुक्त शक्ति का जन्म हुआ जो देव की दुनिया की बाधाओं को नष्ट कर सकती थी। सूर्य और चंद्रमा दिखाई दिए। उसका बायां हाथ सूर्य था और उसका दाहिना हाथ चंद्रमा था। पॉपुलेशन। बास्टर्ड सी क्लिफ एक गोली की तरह पिछली और गोली मारी जो लड़ाई के मंच पर सपाट हो गया, जहां उसे खून से एक मुंह खांसी थी। ये वास्तव में छोटू के साथ उसकी शुरुआती मुलाकात की याद दिलाती है, सिवाय इसके कि भूमिकाएं उलट गई थीं। छोटू के उत्तराधिकारी बनने के बाद ये पहली बार था जब उसने वास्तव में दो मारक चालों को एक के रूप में उपयोग किया था। ये इतना शक्तिशाली संयोजन था कि बास्टर्ड सी क्लिफ इससे अपनी बचाव भी नहीं कर पा रहा था। वास्तव में अगर छोटू मास्क वाले व्यक्ति के खिलाफ इस संयोजन का उपयोग करता तो उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगती। छोटू भी अपनी शक्ति से हैरान था। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, बास्टर्ड सी क्लिफ ने कहा। तुम्हारा साधना आधार इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है, कैसे? इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, छोटू से ऊर्जा इतनी तीव्र हो गई कि वो बोल नहीं सका। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट रहा है और उसमें मौजूद सारी सच्ची ऊर्जा दबाई जा रही है। वो गॉड हाउस बास्टर्ड से रूट कंस्ट्रक्शन का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था, जो ऊर्जा के हर आउंस पर गहराई से आकर्षित था। लेकिन इससे पहले कि वो कर पाता, छोटू ने उसे छाती पर लात मारी, जिससे वो अपने मुंह से और खून के साथ वापस उड़ गया। छोटू ने अभी अभी चालों के संयोजन का उपयोग किया था, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ द हेल क्रशिंग गॉड मैमथ से मैमथ ट्रैम्पल्स हेल और अनस्पॉइल्ड बॉडी से द 5 एफ्लिक्शंस शामिल थे, बास्टर्ड सी क्लिफ पर एक और विनाशकारी प्रहार करने के लिए। छोटू ने एक के बाद एक झटका मारा, जिससे बास्टर्ड सी क्लिफ के मुंह से खून का फुहारा फूट पड़ा। वह द गॉड हाउस बास्टर्ड्स के छोटे ग्राह स्वामी छोटू के साथ व्यवहार करते समय पूरी तरह से शक्तिहीन था। जब छोटू वास्तव में पूरी तरह से बाहर जाता था तो वो निश्चित रूप से एक मध्य भयानक विशेषज्ञ के समान स्तर पर था। हालांकि एक निश्चित बिंदु पर बास्टर्ड सी क्लिफ के असीम विषैलेपन ने कब्जा कर लिया। आखिरकार वो एक देवता का पुत्र था और उसकी ऊर्जा शत्रुता और पाप में डूबी हुई थी। जैसे ही वो ऊर्जा बढ़ने लगी, बास्टर्ड सी क्लिफ ने कहा, तुम मेरे हाथ को मजबूर कर रहे हो छोटू। मैं आपको इसके लिए हुक से मुक्त नहीं करूंगा। देवताओं की सेना का हिस्सा बनने के अपने प्रयासों में मैंने अपने भीतर शत्रुता और पाप की ऊर्जा को सील कर दिया। मुझे अपने भगवान आभा और दुर्भाग्य के अपने भाग्य को नकारने की उम्मीद थी, लेकिन अब मैं उस ऊर्जा को खोलने जा रहा हूं और इसका उपयोग आपको नष्ट करने के लिए करूंगा। एक पल में आप देखेंगे कि मैं अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट करने के लिए पर्याप्त मजबूत हूं। सरसराहट। अचानक बास्टर्ड सी क्लिफ विनाशकारी शक्ति के साथ धड़क रहा था, जिसकी तरह उसने पहले कभी प्रकट नहीं किया था, जिस तरह से दुनिया में हर किसी को नष्ट कर सकता था। अचानक उसके कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए, जिससे उसकी छाती पर एक जटिल सीलिंग निशान दिखाई दे रहा था, जो खोपड़ी की कई छवियों से बना हुआ लग रहा था, जो मक्खियों के बादल की तरह एक साथ इकट्ठा हो गया था। सीलिंग का निशान हिला, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके दिल की धड़कन के साथ संगीत कार्यक्रम में था, और शत्रुता और पाप की एक असीम ऊर्जा अचानक उसके भीतर धड़कने लगी। थंप थंप।
थंप थंप। खोपड़ी फट गई और ऊर्जा बाहर निकल गई। उसी समय उसके पीछे एक खंबे जैसा कुछ दिखाई दिया जो अनगिनत भूतों और प्रतिशोधी आत्माओं से भरा हुआ था, जिससे ऐसा लगता था कि भगवान की दुनिया के सभी पाप बैस्टर्ड सीक्लिफ में एक साथ एकत्र किए गए थे। ये एक भगवान की असली आभा थी। देवता इतने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे कि स्वर्ग और पृथ्वी उन्हें स्वीकार नहीं करते थे। इस वजह से उनके बच्चों को अक्सर जन्म के समय देवता जगत द्वारा शापित किया जाता था और इस प्रकार उन्हें स्वयं देवता बनना असंभव हो जाता था। वे देवता की दुनिया के दुर्भाग्य से ग्रस्त थे और देवताओं के लिए प्राचीन मार्ग पर फेंक दिए गए, जहां वे बहिष्कृत हो गए। नतीजतन भगवान ने स्वर्ग, पृथ्वी, देवताओं और मनुष्यों से नफरत की और अस्तित्व में हर चीज का विनाश करने की कोशिश की। एक बार जब उनकी असली शक्ति उजागर हो गई तो ये विनाश लाएगा जिसकी तुलना प्राचीन सड़क के निष्पादक नहीं कर सकते थे। फिर भी कहीं भगवान को अंततः एहसास हुआ कि उनकी नफरत का कोई फायदा नहीं था। इसलिए वे देवता की दुनिया से पाप और शत्रुता की ऊर्जा को सील करने के लिए शक्तिशाली तरीकों का उपयोग करेंगे, जिससे वे स्वयं को नाम मात्र की शांति की स्थिति में प्रवेश करने की अनुमति देंगे। यद्यपि ये कार्य उनके साधना के आधार को कम कर देगा, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि वे सैद्धांतिक रूप से अंततः दिव्य स्वर्गारोहण तक पहुंच सकते थे। ये भगवान के बड़े रहस्यों में से एक था। वास्तव में ये एक कारण था कि बैस्टर्ड सीक्लिफ हमेशा इतना निंदक व्यवहार करता था। अंत में हालांकि भगवान के पास अभी भी वो पाप और शत्रुता की ऊर्जा थी जो उनके भीतर गहराई से छिपी हुई थी। इस समय जब छोटू उसे हर झटके के साथ वापस हरा रहा था, बैस्टर्ड सीक्लिफ ने आखिरकार अपने भीतर की उस ऊर्जा को खोलने और अपनी असली ताकत को आकर्षित करने का फैसला किया। वो इतना मजबूत होता जा रहा था कि मध्य भयानक विशेषज्ञ भी उसके लिए चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। गड़गड़ाहट। जैसे ही पाप और शत्रुता की ऊर्जा बाहर निकली, लड़ाई का मंच कांपने लगा और सभी दर्शकों के चेहरे सदमे से चमक उठे। उनमें से कई लोगों को चिंता थी कि ऊर्जा बाहर निकल जाएगी और उन्हें नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन शुक्र है छोटू ऐसा होने से रोकने में सक्षम था। क्या आप जानते हैं कि आपने कितने अक्षम्य पाप किए हैं, छोटू? बैस्टर्ड सीक्लिफ ने कहा। इस क्षण तक वो बिल्कुल भी निंदक नहीं लग रहा था। इसके बजाय वो एक शैतान राजा की तरह था जिसके हर कदम से नर्क की ऊर्जा बाहर निकलती थी। जाहिर है वो इस तरह का व्यक्ति था जो बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ छोटू। पाप और शत्रुता के मेरे गॉड फिस्ट के पहले रुख का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। असंख्य प्राचीन अन्याय। गड़गड़ाहट। उसका हाथ आगे बढ़ा। पिच काला और असंख्य प्रतिशोधी आत्माओं से घिरा हुआ, वे सभी भगवान की दुनिया की दुश्मनी और पाप से धड़क रहे थे। जैसे ही उसने हमला किया, स्वर्ग और पृथ्वी दुख और आक्रोश से भर गए। इतनी घातक शक्ति के साथ बंद हो गए कि छोटू ने तुरंत खुद को अत्यधिक दबाव में आने का एहसास किया। क्या आप जानते हैं कि आपने कितने अक्षम्य पाप किए हैं, छोटू? हंसते हुए छोटू ने आगे की ओर उड़ान भरी और अपने दोनों हाथों को बाहर फेंकते हुए एक विशाल गोले को बुलाया जो कोई और नहीं बल्कि परफेक्ट गॉड आर्ट का बुलबुला था। तुरंत पाप और शत्रुता को अंदर चूस लिया गया, साथ ही बैस्टर्ड सीक्लिफ भी। ये महान कब्रिस्तान और शुद्ध ईश्वर कला की दिव्य क्षमताओं का संयोजन था। छोटू से पत्थर जैसी धाराएं बह रही थीं। बुलबुला महान कब्रिस्तान था और महान कब्रिस्तान बुलबुला था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। बगल में परलिंग एक आश्चर्यचकित और भ्रमित अभिव्यक्ति बना रहा था जब इसने छोटू के प्रदर्शन को देखा। जाहिर है ये समझ नहीं पा रहा था कि इसकी अपनी सम्मेगी तकनीक किसी और द्वारा कैसे उपयोग की जा सकती है। इसके अलावा इसे महान कब्रिस्तान के तत्वों के साथ जोड़ा गया था। कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि महान कब्रिस्तान क्या था, लेकिन एक बात निश्चित थी, ये असंख्य वर्ल्ड मोनार्क चार्ट को पार करता था और या तो गॉड लीजन फील के समान स्तर पर था या इससे भी आगे था। ऐसा लग रहा था जैसे महान कब्रिस्तान ने स्वयं बैस्टर्ड सीक्लिफ को घेर लिया है, जिससे उसके पाप और शत्रुता की ऊर्जा पूरी तरह से दब गई है। फिर जैसे ही बैस्टर्ड सीक्लिफ ने अपने सबसे विषैले और क्रूर भंडार को उजागर किया, छोटू उसके साथ बुलबुले में उड़ गया। गड़गड़ाहट। उन दोनों ने लड़ना शुरू किया और जबकि पहले वे समान रूप से मेल खाते थे, बुलबुला जो महान कब्रिस्तान था जल्द ही घूमने लगा और पाप और शत्रुता की ऊर्जा को नकारने लगा। पाप और शत्रुता की गॉड फिस्ट का दूसरा रुख, दुर्भाग्य से ग्रस्त। जैसे ही बैस्टर्ड सीक्लिफ चिल्लाया, ऐसा लग रहा था कि अमर दुनिया के मेजबान उसके चारों ओर गिर रहे हैं और उसकी आवाज के बल से बिखर रहे हैं। पाप और शत्रुता की और ऊर्जा फटी और एक अजगर में बदल गई जो छोटू की ओर गोली मारी और उसके चारों ओर घूम गई। हालांकि छोटू स्वर्ग से एक देवता की तरह लग रहा था जो मरते दुनिया में उतर गया था। मुक्का मारते हुए उसने अजगर को चकनाचूर कर दिया और उस ऊर्जा को नष्ट कर दिया जिसने उसे बनाया था। फिर उसने पाल्म से अटैक किया। एक गॉड का हाथ झटका बैस्टर्ड सीक्लिफ में टकराया जो इस बिंदु तक भागना चाहता था,
लेकिन महान कब्रिस्तान बुलबुले में पूरी तरह से फंस गया था। जब भी वो वापस लड़ने की कोशिश करता, छोटू उसे फिर से मारता। एक गॉड के हाथ और अदूषित शरीर के संयोजन ने एक ऐसी आग को जन्म दिया जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी। एक ऐसी आग जो देवताओं को भस्म कर सकती थी और शैतानों को नष्ट कर सकती थी। इसे देखने वाले हर किसी को पता था कि वो संभवतः इसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। फंसा हुआ महसूस करते हुए बैस्टर्ड सीक्लिफ ने अपने पाप और शत्रुता के गॉड फिस्ट की सारी क्षमता को उजागर करने की कोशिश की। आखिरकार महान कब्रिस्तान गिरे हुए देवताओं के लिए दफन का स्थान था, जिसका मतलब था कि वहां पाप और शत्रुता की ऊर्जा व्याप्त थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। छोटू से बाल खड़े कर देने वाली आवाज निकली, जिससे गड़गड़ाहट के चेहरे पर एक और आश्चर्य का भाव पैदा हुआ। वास्तव में उसकी आंखें ये कह रही थीं कि क्या मुझे मत बताओ कि ये मेरा भाई या कुछ और है। अजीब है, अजीब है, अजीब है। बुलबुलों का एक मेजबान बैस्टर्ड सीक्लिफ पर जा लगा, और यद्यपि वो उन्हें तोड़ने के लिए पाप और शत्रुता के अपने गॉड फिस्ट का उपयोग करने में कामयाब रहा, लेकिन वो स्पष्ट रूप से तेजी से ऊर्जा से बाहर निकल रहा था। दर्जनों बुलबुले उस पर गिरे और उसकी पाप और शत्रुता की ऊर्जा पहले से ही सूखने लगी थी। घैन। छोटू की मुट्ठी आदिम अराजकता से एक देवता की तरह थी, जो बैस्टर्ड सीक्लिफ के चेहरे पर समा मारी। पहले बैस्टर्ड सीक्लिफ एक कृपालु और निंदक देवता की तरह लगता था, लेकिन अब वो एक शैतान की तरह लगता था। तुमने मेरे चेहरे पर प्रहार करने की हिम्मत कैसे की? वो रोषित अविश्वास में चिल्लाया। वो छोटू की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसके चेहरे पर मुक्का मारा गया। शैतान भगवान मुहर, छोटू ने कहा, और जल्दी से उसके भीतर पाप और शत्रुता की ऊर्जा को सील कर दिया, उसे उसकी पिछली स्थिति में लौटा दिया। उस समय सब कुछ बदल गया। लंबी चीर। छोटू ने बैस्टर्ड सीक्लिफ को लात मारी, जिससे वो अपने मुंह से खून के छींटों के साथ लड़ाई के मंच पर गिर पड़ा। फिर छोटू ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दी। दरअसल इस अवस्था के लोगों के पास वास्तविक हड्डियां नहीं होती, बल्कि मैजिकल लॉज होते हैं। तो आवाज दरअसल मैजिकल लॉज के टूटने की थी। पोलिंग। अगली आवाज जो बजी उसने कई विशेषज्ञों को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि छोटू ने बैस्टर्ड सीक्लिफ के एसेंस को नुकसान पहुंचाया था, जिससे उसके लिए सच्ची ऊर्जा को नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। जाहिर है छोटू उसे पीट पीट कर मार डालने की योजना बना रहा था। रुको, मुझे मारना बंद करो, बैस्टर्ड सीक्लिफ ने और खून खासा। क्या तुम वास्तव में असंख्य क्लेशों से अभिशापित होना चाहते हो छोटू? यदि तुम भगवान के घर को नाराज करोगे तो लीग लॉर्ड होने से भी तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। मुझे परवाह नहीं है, पीट पीट कर मार डालने के लिए तैयार हो जाओ। फिर छोटू ने और मुक्के मारे। छोटू ने बैस्टर्ड सीक्लिफ पर इतनी शातिर हमला किया था कि उस व्यक्ति को उस ऊर्जा को खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिसे वो सामान्यतः छिपा कर रखता था। पाप और शत्रुता के गॉड फिस्ट का सहारा लेना पड़ा। फिर भी बैस्टर्ड सीक्लिफ को नुकसान पहुंचाने के लिए वो पर्याप्त नहीं था, और बैस्टर्ड सीक्लिफ ने फिर से अपनी ऊर्जा को बंद कर दिया। और अब उसे पीटा जा रहा था खूनी गूदा। वो लगभग छोटू द्वारा कसरत के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सैंडबैग की तरह लग रहा था। छोटू की क्षमताओं को हराना असंभव था, इस हद तक कि उसने वास्तव में बैस्टर्ड सीक्लिफ के सार को कुचल दिया, जिससे दर्द की एक पीड़ादायक चीख भड़क उठी। दर्शकों में से कोई भी संभवतः अनुमान नहीं लगा सकता था कि एक मध्यम भयानक विशेषज्ञ के रूप में मजबूत व्यक्ति को इतनी बुरी तरह से पीटा जाएगा। भाम! छोटू की मुट्ठी बैस्टर्ड सीक्लिफ के सिर पर लगी, जिससे उसमें विस्फोट हो गया। हालांकि आदमी की देवता ऊर्जा बढ़ गई और उसका सिर तुरंत वापस आकार में आ गया, हालांकि उसकी त्वचा को ढकने वाली दरारें खीं। इसके बाद छोटू ने अपना पैर पीछे खींच लिया और शातिर तरीके से उसे पैरों के ठीक बीच में लात मारी। बैस्टर्ड सीक्लिफ हिंसक रूप से कांप रहा था और अधिक कर्कश आवाजें सुनी जा सकती थीं, क्योंकि उसका सार और अधिक कुचल दिया गया था। इस बार वो ठीक नहीं हो पाया। वो फूले हुए मेंढक की तरह जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी असली ऊर्जा इतनी क्षतिग्रस्त हो गई थी कि वो उसे इकट्ठा नहीं कर सका। हांफते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें इससे दूर नहीं जाने दूंगा छोटू। मैं एक भगवान हूँ, मैं 2 देवताओं का पुत्र हूँ। मुझे भले ही निर्वासित कर दिया गया हो, लेकिन मेरे पास अभी भी उनका खून है। देवता अपने बच्चों को नश्वर लोगों द्वारा मारने नहीं देंगे। यदि तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो वे आएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। जवाब में छोटू ने उसे शातिर रूप से रौंदना शुरू कर दिया, इस तरह का अपमान किया कि बैस्टर्ड सीक्लिफ को ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी क्षण बेहोश हो सकता है।
उसने इतना चेहरा खो दिया था कि अगर वो इससे बच भी गया तो वो फिर कभी सार्वजनिक रूप से अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएगा। बेशक अधिक दबाव वाला सवाल ये था कि क्या वो इसे लड़ाई के मंच से जीवित बना देगा या नहीं। अपने पैर के प्रत्येक स्टंप के साथ छोटू बास्टर्ड सीक्लिफ के सिर में विस्फोट कर देगा, केवल एक पल बाद इसे बहाल करने के लिए। बास्टर्ड सीक्लिफ स्पष्ट रूप से खुद को ठीक करने के लिए एक गहन ऊर्जा कला का उपयोग कर रहा था, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। वो वास्तव में पीट पीट कर मारा डाला जाएगा। किसी को भगवान के रूप में भयानक देखना भयानक था, जिसे सचमुच में मौत के घाट उतारा जा रहा था। एक निश्चित बिंदु पर बास्टर्ड सीक्लिफ ने चिल्लाया, मुझे जाने दो छोटू, यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान के घर आपको भुगतान करेंगे, ईश्वरित्व के 1000 टुकड़े। उनकी बातों के जवाब में कई जबड़े गिर गए। ईश्वरित्व के 1000 टुकड़े एक अविश्वसनीय संख्या थी, इस हद तक कि लगभग कोई भी संप्रदाय इसे प्राप्त करने के अवसर पर छलांग लगा देगा। शायद वो सिर्फ जेनेसिस अभयारण्य और वुडफर्न युगल महल नहीं होंगे। हालांकि छोटू द्रवित नहीं लग रहा था। आपको लगता है कि मैं ईश्वरित्व पर कम हूं? मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं और मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि कोई तुम्हारी बचाने की कोशिश करता है या नहीं। मुझे यकीन है कि आप पुरानी कहावत जानते हैं, यदि आप बाघ को वापस पहाड़ में छोड़ देते हैं तो ये भविष्य में आपदा लाएगा। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं तुम्हें जाने दूंगा ताकि तुम बाद में बदला लेने की कोशिश कर सको? जैसे ही वो बोल रहा था, वो चमकदार रोशनी से चमकने लगा और उसने अपना पैर ऊपर उठाया, जो हर कोई बता सकता था कि बास्टर्ड सीक्लिफ के लिए घातक होगा। लेकिन उसी समय गड़गड़ाहट की तरह एक आवाज सुनाई दी, अपना हाथ रखो, यह बहुत हो गया, क्या तुम मरना चाहते हो? गड़गड़ाहट। एक विशाल हाथ दिखाई दिया जो आकाश को भर रहा था, जैसे कि वो छोटू और बास्टर्ड सीक्लिफ दोनों को पकड़ने के लिए उतर रहा हो। एक मध्य भयानक विशेषज्ञ। उपस्थित सभी लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनकी आत्मा के स्तर तक उनका दम घुट रहा हो। यदि ये वास्तव में एक मध्य भयानक विशेषज्ञ था तो छोटू संभवतः कैसे अपना बचाव कर सकता था? इससे भी भयानक, हाथ की हथेली के बीच में एक विशाल नेत्रगोलक था जो बाहर घूर रहा था, जैसे कि किसी को कार्रवाई करने से रोकने के लिए। ये पाप और शत्रुता की आंख है, म्यू रेनवांग ने कहा। ये पाप और शत्रुता की आंख जिसे भी देखेगी वो दुनिया के सभी पाप और शत्रुता से अटूट रूप से बंधा होगा, सु शिन ने कहा। हालांकि दोनों में से किसी ने भी हस्तक्षेप करने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि हम्फुजो जेनेसिस ने कहा, गृह स्वामी भगवान, यदि आप चाहें तो अपने बेटे को बचाएं, लेकिन हमारे संप्रदाय की सभा के लिए समस्या पैदा ना करें। ठीक है, मैं आपकी सभा के लिए समस्या पैदा नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस लड़के को अपने साथ ले जा रहा हूं। मैं इसे मारने जा रहा हूं और इसकी मृत्यु का उपयोग अपने पाप के कलंक को शुद्ध करने के लिए कर रहा हूं। ऊर्जा की अगिनत धाराएं फूट पड़ी, जैसे कि इस हाथ चलाने वाले का इरादा लड़ाई के मंच को जड़ों से उखेड़ फेंकने का हो। यदि स्वर्ग का शासक भी आ जाता तो भी वो बास्टर्ड सीक्लिफ को नहीं बचा पाता, छोटू ने कहा। गृह स्वामी भगवान, ये अच्छा है कि आप आए। अब आप ये भी देख सकते हैं कि वास्तविक ऊर्जा कला कैसी होती है। गड़गड़ाहट। छोटू ने अपना हाथ आकाश की ओर किया और अचानक उसकी ऊर्जा एक उच्च स्तर पर चढ़ गई, जैसे कि इतने लंबे समय के बाद वो मृत्युहीन स्नत्रकीय सुपर सीढ़ी पर ऊपर चढ़ गया। वो 5वीं सीढ़ी, निर्भयता की सीढ़ी पर कदम रख रहा था। इस बात को देखते हुए कि उसने इस पल के लिए कितनी तैयारी की थी, किसी को भी वास्तव में उसकी साधना के आधार के वास्तविक स्तर का कोई अंदाजा नहीं था। वे केवल इतना बता सकते थे कि ऊर्जा कलाओं का विस्फोट हुआ था, जिसमें महत्वपूर्ण ऊर्जा पौराणिक अनुपात में घूम रही थी। एक निर्भीक आभा उससे दूर हट गई, जिससे सार्वभौमिक मैजिकल कानूनों के साथ एक अनुनाद पैदा हुआ। किसी ब्रह्मांड के मैजिकल कानून नहीं, बल्कि लाखों ब्रह्मांडों के मैजिकल कानून जो शाश्वत रेत की तरह मौजूद थे। ये लगभग ऐसा ही था जैसे असंख्य देवताओं का राजा अपने द्वारा बनाए गए सभी लोगों और अस्तित्व के विमानों का निरीक्षण कर रहा हो। असंख्य देवताओं का राजा और कोई नहीं बल्कि सर्वोच्च संप्रभु भगवान थे, जो सभी जीवित जीवों के प्रवर्तक थे और अनगिनत सभ्यताओं के स्रोत थे। जो भी ब्रह्मांड अस्तित्व में थे वो उनके विचार और इच्छा के कारण थे। उनकी आभा वास्तविकता के सभी कोनों में मौजूद थी। निर्भयता की सीढ़ी पर पहुंचने पर छोटू एक अनसुनी और अथाह स्तर पर पहुंच गया, जिसके बाद भाग्य का पहिया उसके सिर के ऊपर दिखाई दिया, जो अनंत रूप से घूमता रहा। उसी समय भाग्य का विशाल प्रवाह उसकी ओर दौड़ने लगा, चौंकाने वाले तरीके से पहिए में प्रवेश कर गया। हर कोई निर्भयता की आभा को महसूस कर सकता था और अपने अंदर तक हिल गए थे। उनके दिल श्रद्धा और विस्मय से भर गए थे।
जैसे ही छोटू ने निर्भयता की सीढ़ी पर कदम रखा, उसने उतरते आक्रमण का सामना करने के लिए अपने हाथ बाहर फेंक दिए। हर जगह आग की लपटें फूट पड़ी क्योंकि उसने हाउसलॉर्ड गॉड बास्टर्ड के समान आकार की हथेली लॉन्च की। एक पल में ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि किसे डरने की जरूरत है। सुप्रशिक्षित। दो विशाल हथेलियां एक दूसरे से टकराईं और छोटू वजन के नीचे झुक गया, लेकिन गृहस्वामी के प्रहार को बास्टर्ड सीक्लिस की ओर दिशांकित करने में सफल रहा। इस प्रक्रिया के दौरान छोटू को एहसास हुआ कि ये गृहस्वामी बास्टर्ड सीक्लिफ का पिता नहीं बल्कि उसका स्वामी था। आखिरकार भगवान को देवताओं की सेना द्वारा हे दृष्टि से देखा जाता था और उन्हें भगवान की दुनिया से निर्वासित कर दिया गया था, और भगवान खुद बच्चे पैदा करने में असमर्थ थे। पलक झपकते ही बास्टर्ड सीक्लिफ एक खूनी गूदे में कुचल दिया गया, जिसे छोटू ने जल्दी से आत्मसात कर लिया। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए वो अभी अभी छोटू और गृहस्वामी दोनों से मारा गया था, इसलिए भले ही वो उससे कहीं अधिक मजबूत था, फिर भी वो मर जाता। वो बास्टर्ड सीक्लिफ का अंत था। छोटू ने हाउसलॉर्ड गॉड बास्टर्ड ने जिस विशाल हाथ की शक्ति को उसके खिलाफ भेजा था, उसे पूरी तरह से नकार दिया। जैसे ही हाथ उखड़ गया, हाउसलॉर्ड गॉड बास्टर्ड लड़ाई के मंच पर प्रकट हुआ। उसके सिर के चारों ओर काले बाल कोड़े की तरह बह रहे थे, जैसे ही वो गुस्से में छोटू को घूर रहा था। हाउसलॉर्ड गॉड बास्टर्ड आखिरकार प्रकट हो गया। वो एक मध्यम भयानक विशेषज्ञ है, फिर भी वो अपने जूनियर हाउसलॉर्ड को भी नहीं बचा सका। ये छोटू के कल्टीवेशन का बेस किस लेवल का है? यहाँ तक कि एक मध्य भयानक विशेषज्ञ का सामना करते हुए भी वो अभी भी उस जूनियर हाउसलॉर्ड को मारने में सफल रहा। बास्टर्ड सीक्लिफ दो देवताओं का पुत्र था। क्या छोटू को इस बात की चिंता नहीं है कि देवता उसके लिए मुसीबत पैदा करने के लिए आ रहे हैं? मुझे संदेह है, भगवान को देवताओं की सेना द्वारा छोड़ दिया गया है। इसके अलावा भगवान की दुनिया में नाटकीय घटनाओं को देखते हुए हम ये भी नहीं जानते कि देवताओं की सेना अभी भी मौजूद है या नहीं। न ही हम ये जानते हैं कि देवताओं के स्वर्गारोहण तक पहुंचना संभव है या नहीं। जब से ग्रेट नेक्रोपोलिस ने देवताओं के लिए प्राचीन सड़क को अवरुद्ध कर दिया है, तब से हमारे पास भगवान की दुनिया तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये छोटू अविश्वसनीय है। वो मध्य भयानक विशेषज्ञ के सामने खड़ा रहा और उसी समय उस जूनियर हाउसलॉर्ड को मार डाला। वो स्वयं एक मध्य भयानक विशेषज्ञ भी हो सकता है। वो वास्तविक मध्य भयानक स्तर से भी अधिक भयानक है। क्या आपने देखा कि उसने अभी अभी अपनी साधना के आधार में सुधार किया है? अब वो निर्भयता की सीढ़ी पर है। इसका मतलब है कि ग्रैंड एम्परर बनने से पहले उसके पास 4 और कदम हैं: जागरूकता, स्वर्ग भाग्य, विस्मृति और सच्चे शून्य की सीढ़ियां। जरा सोचिए कि वो कितना मजबूत होने वाला है। इस तथ्य को कि उसके पास इतना कम कल्टीवेशन का बेस है, वो उसे और भी डरावना बनाता है। ये सही है, प्राचीन काल से लेकर अब तक किसी ने भी इतने कम कल्टीवेशन के बेस वाले किसी को इतना मजबूत नहीं देखा है। गृहस्वामी भगवान ऊर्जा से स्पंदित होते हुए लड़ाई के मंच पर खड़े थे। हर कोई उनकी हत्या के इरादे को समझ सकता था और जानता था कि ये आकाश को हिला सकता है और पृथ्वी को गिरा सकता है। दर्शकों में से एक भी विशेषज्ञ उनके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करता। इसके अलावा ये घटना लंबे समय से लीग लॉर्ड की स्थिति के लिए एक प्रतियोगिता से एक अस्वाभाविक रूप से घातक संघर्ष में बदल गई थी, जो प्राचीन सड़क से देवताओं के लिए चेहरा बदल देगी। उपस्थित किसी को भी इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि हाउसलॉर्ड गॉड बास्टर्ड कितना मजबूत था। उसकी हर चाल और कार्रवाई से खून की बारिश हो सकती थी, और ये कहना असंभव था कि उसने वर्षों से प्राचीन सड़क के कितने निष्पादकों को मार डाला था। अब जब उसके कनिष्ठ गृहस्वामी की हत्या कर दी गई थी, तो ये अनुचित होता यदि वो पूरी तरह से क्रोधित नहीं होता। इसके बावजूद छोटू बस अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधे खड़ा था। आप वास्तव में क्या कर रहे हैं हाउसलॉर्ड गॉड बास्टर्ड? इस लड़ाई के मंच पर पलक झपकते ही जान गंवाई जा सकती है। आपका जूनियर हाउसलॉर्ड लीग लॉर्ड बनना चाहता था, लेकिन अंत में मारा गया। अगर मैंने ये काम नहीं किया होता तो ये कोई और होता। आप पर बहुत दुर्भावनापूर्ण लड़के, हाउसलॉर्ड गॉड बास्टर्ड ने ठंडे स्वर में कहा। क्या आप वास्तव में गॉड के घर के बारे में चिंतित नहीं हैं जो पूरी ताकत के साथ आप पर आ रहे हैं? हम आपकी इच्छा अभिव्यक्ति स्वर्ग संप्रदाय को आसानी से मिटा सकते हैं। हमें मिटा दो? आपको लगता है कि आप ऐसा करने के योग्य हैं? छोटू स्पष्ट रूप से विनम्र होने का कोई प्रयास नहीं कर रहा था। अभी हमारे छोटे से संघर्ष के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि आप कितने मजबूत हैं, और मैं आपको बता सकता हूं कि आप मेरे लिए कुछ भी करने की स्थिति में होने से बहुत दूर हैं। संभवतः आपने देखा कि मैं डेथलेस हेवनली सीढ़ी की 5वीं सीढ़ी पर हूं। अगर मुझे करना ही है तो मैं 9वें तक जा सकता हूं और एक महान सम्राट बन सकता हूं। क्या तुम तब भी मुझसे लड़ पाओगे? गृहस्वामी गॉड ठंडे स्वर में मुस्कुराए।
क्या ये धमकी मानी जाती है? क्या आपको सच में लगता है कि आप मुझे मारने से डरा सकते हैं? मैं निष्पादकों के सम्राट से लड़ सकता था, विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय से आप जैसे एक छोटे से भयानक विशेषज्ञ से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम कोई नहीं हो, तो आगे बढ़ो और मुझ पर हमला करो। मैं देखना चाहता हूं कि आप वास्तव में कितने मजबूत हैं। आप पर हमला? छोटू मुस्कुराया। मैं नहीं चाहूंगा। आज का दिन उपस्थित सभी संप्रदायों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इसके अलावा मैं लीग लॉर्ड बनना चाहता हूं। क्या आप एक मध्यम भयानक विशेषज्ञ हैं? कह रहे हैं कि आप इस स्थान के लिए प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं? आपके लिए दुख की बात है कि आप योग्य नहीं हैं। केवल मध्यम भयानक स्तर के लोगों को ही प्रतियोगिता करने की अनुमति है। सु शिन, म्यू रेन वांग और हुआंगफू जेनेसिस की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, मैं यहाँ आप तीनों को टालूंगा। ऐसे नियम हैं जो इस सभा को नियंत्रित करते हैं और उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कोई यहाँ एक दृश्य पैदा कर रहा है, तो आपका क्या सुझाव है कि हम क्या करें? तीनों विशेषज्ञों ने भौएं चढ़ाकर देखा, पूरी तरह से जानते थे कि वे बहुत ही अजीब स्थिति में थे। एक ओर छोटू और हाउस ऑफ गॉड बास्टर्ड्स के बीच संघर्ष के कारण लड़ाई शुरू करना इसके लायक नहीं होगा। दूसरी ओर अगर हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड पीछे नहीं हटते हैं तो ये उनकी योजनाओं को बर्बाद कर देगा। एक पल के बाद जेनेसिस सैंक्टम के जूनियर पॉन्टिफ ने कहा, यह सच है कि मिड टेरिफाइंग विशेषज्ञों को लीग लॉर्ड के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं है। हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड, यदि आप सभा में शामिल होना चाहते हैं तो आप पुराने समय के लोगों में से एक के रूप में गिने जाएंगे और आप लीग लॉर्ड को आदेश देने में सक्षम होंगे। आप देखिए, हमारा नया गठबंधन किसी एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता देने के बारे में नहीं है। ये एक तानाशाही होगी। इसके बजाय लीग लॉर्ड पुराने समय के लोगों के नेतृत्व का अनुसरण करेगा। सभी ने चमकती निगाहों से देखा। जेनेसिस सैंक्टम के जूनियर पॉन्टिफ ने सिर पर कील ठोक दी थी। जहां तक हुआंगफू जेनेसिस का सवाल है, वो काफी खुश था, जानते हुए कि ये स्थिति को हल करने का सबसे अच्छा तरीका था। इसके अलावा अगर हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड उनके गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो ये छोटू पर उनका नियंत्रण सुनिश्चित करने का एक और उपाय होगा। वो बिल्कुल सही कहते हैं, सु शिन ने कहा। म्यू रेन वांग ने सिर हिलाया। हम आपकी उपस्थिति से सम्मानित हैं, हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड, और आप हमारी विनम्र सुविधाओं को महिमा प्रदान करते हैं। हम सभी प्राचीन सड़क के निष्पादकों का विरोध करने में रुचि रखते हैं और यही हमें यहाँ ध्यान में रखने की आवश्यकता है। गृहस्वामी, आपको युवा पीढ़ी के किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर ये लड़का लीग लॉर्ड बन जाता है तो हम अभी भी वही हैं जो शॉट्स को कॉल करेंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमारे साथ जुड़ना आपके द्वारा चाही गई न्याय पाने का सबसे अच्छा तरीका होगा? हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड देख सकता था कि क्या हो रहा है और इससे उसके चेहरे पर एक भयानक भाव दिखाई देने लगा। एक पल के लिए छोटू को घूरते हुए उसने कहा, यह एक अच्छा सुझाव है। आप देखिए, मैं यहाँ शुरुआत करने के लिए इसलिए आया था क्योंकि मैं इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहता था। तीसरा बड़ा गुट, यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं निष्पादकों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि किसी के पास इस संबंध में उतना अनुभव है जितना मेरे पास है। अद्भुत, एक सिंहासन प्राप्त करें, हुआंगफू जेनेसिस ने कहा। गड़गड़ाहट। तुरंत एक विशाल सिंहासन कहीं से उठ खड़ा हुआ। हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड ऊपर चला गया और सिंहासन पर बैठ गया, फिर अपनी उंगली चटकाई। अपने आप को प्रकट करो, इन संप्रदायों के बाकी हिस्सों को देखने दो कि गॉड के घर के बारे में क्या है। तुरंत 200 आकृतियां उड़ गईं और नए बनाए गए सिंहासन को घेर लिया। उनमें से सभी के मानसिक स्केल 90 या उससे अधिक थे, जो उन्हें मध्य भयानक स्तर के बहुत करीब रखता है। 2 प्रमुख संप्रदायों के सदस्य दंग रह गए। उनके साथ ये कभी नहीं हुआ था कि हाउस ऑफ गॉड बास्टर्ड्स के पास इतने सारे टॉप विशेषज्ञ होंगे। आखिरकार वुडफर्न कपल पैलेस में 100 से अधिक मुख्य बुजुर्ग थे और उन्हें एक प्रमुख गुट माना जाता था। जेनेसिस गर्भाशय में 150 से अधिक थे, लेकिन हाउस ऑफ गॉड बास्टर्ड्स के पास 200 थे। अब ये पूरी तरह से स्पष्ट था कि हाउस ऑफ गॉड बास्टर्ड्स दूर और दूर झुंड का नेता था। इससे भी ज्यादा बताने वाली बात यह थी कि सभी को महसूस हुआ कि वे अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा रहे थे। आखिरकार, हालांकि ये वर्ष हो गए थे, लेकिन हाउस ऑफ गॉड के घर ने एक बार प्राचीन सड़क के निष्पादकों से सीधे लड़ाई की थी। ठंडे स्वर में सूंघते हुए हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड ने कहा, मैंने सुना है कि योजना सीधे नए लीग लॉर्ड को पावर का आशीर्वाद देना है। मैं इस योजना को स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे ये बताना होगा कि वुडफर्न कपल पैलेस और जेनेसिस सैंक्टम के आप लोग पॉसिबली हमारे जैसी शक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं। उसने कहा कि हम सभी के एक साथ काम करने के साथ हम निश्चित रूप से एक शक्तिशाली विशेषज्ञ बना सकते हैं।
अब इसमें कोई संदेह नहीं था कि छोटू लीग लॉर्ड बनने जा रहा है। उसने अभी अभी बास्टर्ड सीक्लिफ को मार डाला और यहाँ तक कि हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड के सामने भी खड़ा हो गया। तो इस लड़ाई में उपस्थित कौन संभवतः उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था? ऐसा कोई तरीका नहीं था कि शुरुआती भयानक स्तर में कोई पॉसिबली मध्य भयानक स्तर के रूप में मजबूत किसी से लड़ सके। ऐसा लग रहा था कि प्रतियोगिता खत्म हो गई है। छोटू लड़ाई के मंच पर खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह से भावहीन था जब उसने चारों ओर देखा और कहा, क्या कोई और मुझे चुनौती देना चाहता है? यदि नहीं तो मुझे लगता है कि मैं लीग लॉर्ड हूं। बोलने वाले पहले लोग वो थे जिनके शिष्यों को अभी अभी बास्टर्ड सीक्लिफ ने मार डाला था। कोई भी आपको चुनौती नहीं देगा। ये सही है छोटू, आप लीग लॉर्ड हैं, बारे में कोई सवाल नहीं है। यहाँ तक कि शुरुआती भयानक स्तर में भी आप मध्य भयानक स्तर के सामने खड़े होने में कामयाब रहे, जिसका मतलब है कि आप अजेय हैं। तथ्य ये है कि छोटू ने उनका बदला लिया था, उसे उनका पूरा समर्थन मिला था। वास्तव में वे आश्वस्त थे कि यदि वो लीग लॉर्ड बन जाता है तो उसकी ताकत और व्यक्तित्व को देखते हुए वो शायद लंबे समय तक कठपुतली नहीं रहेगा। एक बात के लिए वो स्पष्ट रूप से एक चतुर षड्यंत्रकारी था, और ये देखते हुए कि वो कितना मजबूत था, ये कम संभव लग रहा था कि 3 गुट उसे नियंत्रित करेंगे। इसके बजाय 4 गुट एक दूसरे के साथ संघर्ष करेंगे। इससे ये कहा नहीं जा सकता कि छोटू जल्द ही मध्य भयानक स्तर पर पहुंच जाएगा। आप में से बाकी लोग क्या सोचते हैं? हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड ने कहा। उनकी आंखें ठंडी चमक रही थीं। कोई भी लड़के को चुनौती नहीं देना चाहता जो इंगित करता है कि वो नया लीग लॉर्ड है। यदि निर्णय हो गया है तो हमें उसे तुरंत आशीर्वाद देना चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हुआंगफू जेनेसिस ने कहा। वो पहले से ही हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड का बहुत आदर करने लगा था। उसका टॉप शिष्य अभी अभी मारा गया था और फिर भी उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। ये संकेत देने के लिए था कि वो निश्चित रूप से कुछ विश्वासघाती षड्यंत्र योजना बना रहा है। हुआंगफू जेनेसिस ने तुरंत हर समय उसके खिलाफ सतर्क रहने का निर्णय लिया। इससे पहले उसने मान लिया था कि उसके पास सब कुछ नियंत्रण में था। केवल छोटू ने सडनली कार्यवाही में बाधा डाली और लीग लॉर्ड बन गया, और अब हाउस ऑफ गॉड बास्टर्ड्स शामिल था। सब कुछ अराजकता में पड़ गया था, जिसका मतलब था कि उनकी भविष्य की योजनाओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी। उसने कहा कि नए लीग लॉर्ड के आशीर्वाद को योजना के अनुसार आगे बढ़ना था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, म्यू रेन वोंग ने कहा। उसे लीग लॉर्ड बनने दो। छोटू अब गॉड्स तक प्राचीन सड़क से महाशक्ति संप्रदायों का लीग लॉर्ड है, सुशिन ने कहा। इस प्रकार निर्णय लिया गया। भाग्य की एक धारा छोटू में प्रवाहित हुई जो उसके भाग्य के पहिए की गहराई में बह रही थी और इसकी सतह पर कई जादुई प्रतीकों को चमकने का कारण बना रही थी। वाह! देवताओं की इच्छा भाग्य की उस नदी के भीतर प्रकट हुई जिससे उसके नरक को कुचलने वाले गॉड मैमथ की उसकी शक्ति में नए परिवर्तन हुए। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी, उनका मानसिक स्केल 98, 99 और अंत में 100 तक पहुंच गया। उसने कहा कि उनकी वृद्धि में मध्य भयानक स्तर तक पहुंचना शामिल नहीं था। उसके लिए ऐसा तब होता जब उनका मानसिक स्केल 200 या 300 तक पहुंच जाता। नियति का प्रवाह तीव्र और प्रकाशमान था, लेकिन एक बड़ा हिस्सा था जो छोटू की ओर नहीं बढ़ रहा था, और वो तुरंत जानता था कि क्यों। ये हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड के कारण हुआ था। उनके कारण ऐसे बहुत से लोग थे जो वास्तव में छोटू के लीग लॉर्ड होने को स्वीकार नहीं करते थे। दुर्भाग्यवश अब वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड को मारने से कम। फिलहाल उसे भाग्य की कुल राशि का केवल 2/3 ही मिल रहा था। उसने कहा कि वो अभी भी निश्चित था कि कोई भी खुले रूप से लीग लॉर्ड के रूप में उसकी अवहेलना नहीं करेगा, चाहे वो हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड, हाउस लॉर्ड हुआंगफू जेनेसिस, म्यू रेन वांग या सुशिन हो। कोई भी उनके लिए एक मैच नहीं था, और वास्तव में वो वास्तव में उन्हें मार सकते थे। ऐसा भी नहीं था कि वे तीनों गुट अचानक उनका विरोध करने के लिए एकजुट हो जाए। वे सभी एक दूसरे के विरोध में थे, जिसका मतलब था कि छोटू के पास खुद का उनका फायदा उठाने का एक शानदार अवसर था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड आशीर्वाद की प्रक्रिया के दौरान उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे। वास्तव में शायद वे सभी करेंगे। अंत में छोटू ने परवाह नहीं की। वो इसे प्रशिक्षण मानेंगे, शायद तड़के को भी, और वो ये सुनिश्चित करेगा कि उसे इस प्रक्रिया से बहुत लाभ हो। वास्तव में उसके चेहरे पर पहले से ही एक बेहोश भयावह मुस्कान दिखाई दे चुकी थी। आशीर्वाद के लिए तैयार रहें, हुआंगफू जेनेसिस ने कहा। छोटू, आपने हमारे 3 महान संगठनों जेनेसिस सैंक्टम, हाउस ऑफ गॉड बास्टर्ड्स और वुडफर्न कपल पैलेस का समर्थन अर्जित किया है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप लीग लॉर्ड हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने दम पर कार्य करने और सभी निर्णय लेने के लिए मिलता है। आपको हम तीनों द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। यह हम सभी की भलाई के लिए है। क्या यह है?
अब हम आपको आशीर्वाद का बपतिस्मा प्रदान करने जा रहे हैं। आपकी ऊर्जा कलाओं में एक स्तर की वृद्धि होगी और साथ ही आपको ये इंगित करने के लिए एक सीलिंग चिन्ह प्राप्त होगा कि आपके पास लीग लॉर्ड बनने के लिए 3 प्रमुख संप्रदायों की स्वीकृति है। अब से जो कोई भी आपके लिए समस्या पैदा करना चाहता है, उसे पहले हमारे 3 संगठनों से निपटना होगा। क्या आप सब समझते हैं? बकवास काटो, छोटू ने कहा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस सभा का उद्देश्य कठपुतली लीग लॉर्ड स्थापित करना था, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इस तरह की व्यवस्था के लिए सहमत होने जा रहा हूं, तो आप दुख की बात है कि गलत हैं। मैं कभी भी कठपुतली नहीं बनूंगा, और जैसा कि आपने हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड के साथ मेरे रन इन के दौरान स्पष्ट रूप से देखा था, मेरा साधना आधार आपके किसी से भी कमजोर नहीं है। इसलिए मैं आपके तीनों संगठनों के साथ एक समान पद की मांग करता हूं। दूसरे शब्दों में, मैं गठबंधन की चौथी शक्ति बनूंगा। आप? हुआंगपू जेनेसिस गुस्से से चिल्लाया, और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना आपक होने वाला था। इस बीच म्यू रैनवोंग और सू शिन ने बहुत प्रसन्न नजर डाली। हुआंगपू जेनेसिस उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, इसलिए वे उसे उपमानित देखना हमेशा खुश रहते थे। छोटू सही कह रहा है, म्यू रैनवोंग ने कहा। वो निश्चित रूप से इतना मजबूत है कि उसे कठपुतली नहीं बनना चाहिए, हालांकि उसे निश्चित रूप से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सहमत होना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता तो बहुत सारे युवा अभिजात वर्ग हैं जो ऐसा करेंगे। ये सही है, हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड ने सिर हिलाते हुए कहा। हमारे समझौते के अनुसार छोटू, मैं आपसे बदला नहीं लूंगा, लेकिन आपको आशीर्वाद स्वीकार करना होगा। आशीर्वाद स्वीकार करने से इनकार करना पद पर आपके अधिकार को खोना होगा, ये हुआंगपू जेनेसिस ने कहा। ठीक है, ये अजीब है ना? छोटू ने शांत स्वर में कहा। मैंने कब कहा कि मैं आशीर्वाद से इनकार कर दूंगा? अच्छा दुख, मैंने बस इतना कहा कि मैं कठपुतली बनने के लिए सहमत नहीं हूं। मैंने कभी आशीर्वाद का उल्लेख भी नहीं किया। दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि आप आशीर्वाद स्वीकार करेंगे? गृहमालिक भगवान ने गंदी मुस्कान के साथ कहा। बेशक, मैं इस तरह की अद्भुत चीज कैसे पास कर सकता हूं? अस्तित्व में कोई भी अपनी सच्ची ऊर्जा की उपेक्षा नहीं करेगा, और मैं कोई अपवाद नहीं हूं। मुझे अपने दिल की सामग्री के लिए आशीर्वाद दें और कृपया पीछे ना हटे। ओह, चिंता न करो, हुआंगपू जेनेसिस ने एक गहरी और अपठनीय मुस्कान के साथ कहा। हम आपको प्राचीन सड़क के कार्यकर्ताओं का अंतिम दुश्मन बनाना चाहते हैं। उनके सम्राट को मारना आपका काम होगा, तो जब आपकी खेती के आधार को बेहतर बनाने की बात आती है, तो हम कंजूस कैसे हो सकते हैं? बहुत अच्छा छोटू, म्यू रैनवोंग ने ठंडे स्वर में कहा। युद्ध के मंच पर बैठो और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। समय सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए अब ज्यादा बड़बड़ाने का कोई फायदा नहीं है। एक बार जब आप आशीर्वाद स्वीकार कर लेते हैं, तो हम सभी संप्रदायों को एकीकृत संगठन में पुनर्व्यवस्थित करना शुरू कर देंगे, जिसमें विनाश रहित महल हमारे संचालन का आधार होगा। हम सभी आत्मा और कार्य में एक साथ बंधे रहेंगे। विभिन्न संप्रदाय गुट बन जाएंगे, जो किसी भी क्लेश या आपदा से बचाव के लिए मिलकर कार्य कर सकते हैं। सच्चाई का क्षण आ गया था। जब गठबंधन का पुनर्गठन किया गया, तो कुछ संप्रदाय हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, जबकि कुछ मजबूत हो जाएंगे। गुट और समूह उभरेंगे, लेकिन हर कोई औपचारिक रूप से एकीकृत होगा, और जो कोई भी विरोध करेगा उसका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। मैं तैयार हूं, छोटू ने कहा। एक सीट पर बैठ गया और वहां निष्क्रिय बैठा रहा। पूरी तरह से शांत लग रहा था। आशीर्वाद के हिस्से के रूप में उसे जो कुछ भी दिया जा रहा था, उसे अवशोषित करने के लिए। दर्शकों में हर कोई हैरान था। उनमें से कोई भी कभी अनुमान नहीं लगा सकता था कि छोटू इतना सीधा होगा और बस आशीर्वाद स्वीकार कर लेगा। यदि ये साधारण आशीर्वाद होता तो ये बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसने कठपुतली नहीं बनने के बारे में एक बड़ी बात की थी, और अब वो बस उनके तथाकथित आशीर्वाद के अधीन होने जा रहा था। क्या वो पागल था? दर्शकों में कुछ अधिक चतुर व्यक्तियों ने मान लिया कि छोटू ने इस पल के लिए तैयारी की थी, इसलिए ये उसके लिए जोखिम नहीं होगा। लेकिन वे भी इस बात से चकित थे कि वो कितना बेशरम एक्टिंग कर रहा था। जब 3 शीर्ष संप्रदाय इस तरह से एक साथ काम करते हैं, तो उस क्षण में किसी ईश्वर से कम कुछ भी उनका विरोध नहीं कर सकता है। मैं प्रभावित हूं, गृहमालिक भगवान ने एक गंदी मुस्कान के साथ कहा। आप में बहुत हिम्मत है। वास्तव में मुझे नहीं लगता कि मैं देवताओं के प्राचीन मार्ग पर आप जैसी हिम्मत वाले किसी से मिला हूं। बहुत हो गया, छोटू ने कहा। आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ें। स्वर्ग के नीचे के सभी नायक देख रहे हैं, इसलिए कुछ भी मजेदार करने की कोशिश न करें। शुरू करो, हुआंगपू जेनेसिस ने पहल करते हुए कहा। उसने अपने अधीनस्थों को एक सार्थक नजर डाली और उन्होंने तुरंत कुछ शास्त्रों को बड़बड़ाना शुरू कर दिया, जिससे उनके ऊपर हवा में पाठ का एक शरीर दिखाई देने लगा। किसी को यह यकीन नहीं था कि पाठ में क्या कहा गया है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह अंतिम मूल अर्थ के साथ स्पंदित हो रहा था, जो प्री हेवन था। क्या वे वास्तव में उसे आशीर्वाद देने जा रहे थे? बहुत से लोगों को अपना संदेह था, और वे आश्वस्त थे कि हुआंगपू जेनेसिस के पास और भी योजनाएं हैं। बेशक सभी गवाहों को ध्यान में रखते हुए, अगर वो कुछ चालाक करना चाहता है तो उसे बहुत सावधान रहना होगा। गृहमालिक भगवान के लोगों ने अपने शास्त्रों का जाप करना शुरू कर दिया था, जिससे एक काले शरीर का पाठ दिखाई दे रहा था, जो विशाल और द्विष्ट आभा के साथ स्पंदित हो रहा था। वुडफर्न कपल पैलेस के विशेषज्ञों ने भी एक स्वर्णिम पाठ बनाने पर काम किया था। 3 महान संप्रदायों में सैकड़ों शीर्ष गुरु थे, साथ ही 4 मध्य भयानक विशेषज्ञ भी थे, और वे सभी छोटू को आशीर्वाद देने के लिए एक साथ काम कर रहे थे।
हालांकि ये संभावना नहीं थी कि वे इतने सारे गवाहों के साथ पूरी तरह से कुछ भी करेंगे, लेकिन ये भी संदिग्ध लग रहा था कि क्या इस तरह की शक्ति को बनाए रखा जा सकता है। शुरू करो। तीनों समूहों ने एक ही समय पर काम करना शुरू कर दिया। धर्म ग्रंथों के पाठ के 3 विशाल शरीर 3 ड्रैगनों की तरह छोटू के सिर के ऊपर में बोर हो गए, जिससे वो कांपते हुए अपने पैरों पर गोली मारते हुए जमीन की सतह से ऊपर तैर रहा था। हालांकि ये निश्चित लग रहा था कि वो अत्यधिक दर्द और पीड़ा महसूस कर रहा होगा। उसका चेहरा सोते हुए बच्चे की तरह भावहीन था। क्रिम्पु, कड़क। हर कोई सुन सकता था कि छोटू की नवजात दिव्यता को उसकी चेतना के समुद्र के भीतर टुकड़ों में कुचल दिया गया था। ये काफी झटका था। क्या तीनों संप्रदाय वास्तव में उसे कठपुतली बनने के लिए मजबूर करने जा रहे थे? हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड को सबसे पहले एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अजीब है, लड़के की नवजात दिव्यता कहाँ गई? जैसे ही उसकी इच्छा छोटू की चेतना के समुद्र में प्रवेश करती है, वो पूरी तरह से खाली लगती है। और गृहमालिक को अपनी शक्ति के एक हिस्से को छोटू में भेजना एक छोटी धारा को समुद्र में निर्देशित करने जैसा महसूस हुआ। आशीर्वाद द्वारा प्रदान की जा रही सच्ची ऊर्जा बस गायब हो गई, छोटू की चेतना के समुद्र द्वारा निगल ली गई, मानो कि ये कोई ब्लैक होल हो। गृहमालिक भगवान ने वास्तव में पाप और शत्रुता के देवता के भव्य सूत्र नामक शास्त्र का उपयोग करते हुए आशीर्वाद की प्रक्रिया शुरू की थी। ये एक घातक सूत्र था जिसके कारण छोटू को पाप और शत्रुता की कठपुतली में बदल जाना चाहिए था, जिससे वो बेहद प्रभावशाली हो जाता, लेकिन मानसिक रूप से मरदे हुए लोगों से थोड़ा अधिक। वास्तव में तीनों प्रमुख संप्रदाय इस तरह के धर्म ग्रंथों का उजागर कर रहे थे। स्पष्ट रूप से उनका छोटू को अपने नियंत्रण से बाहर जाने देने का कोई इरादा नहीं था। यदि कोई अन्य व्यक्ति लीग लॉर्ड बन गया होता तो वे ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये आवश्यक नहीं होता। लेकिन छोटू को नियंत्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण था, और आशीर्वाद का ये क्षण उसे अपना कठपुतली बनाने का सबसे अच्छा मौका था। उनके दुर्भाग्य से जैसे ही उनके ग्रंथ छोटू की चेतना के समुद्र में प्रवेश करते हैं, वे गायब हो जाते हैं। ये लगभग ऐसा था जैसे किसी दूसरी दुनिया की कोई शक्ति उन्हें अवशोषित कर रही हो। उनके पक्षों में सैकड़ों लोग थे, जिनमें 4 मध्य भयानक विशेषज्ञ भी शामिल थे, जिसका अर्थ था कि वे 3000 के रैंक के साथ अनिश्वर दुनिया को नष्ट कर सकते थे। लेकिन अब उनकी शक्ति छोटू की चेतना के समुद्र में गायब हो रही थी, बिना इसकी सतह पर छींटे या लहर पैदा किए। ये बुरा है, म्यूर एंड वोंग ने कहा। वे असंख्य विश्व सम्राट चार्ट का उपयोग कर रहा है। यहाँ तक कि जैसे ही उसे और सुशिन को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, छोटू की आवाज ने उनसे बात की। असंख्य विश्व सम्राट चार्ट के बारे में किसी को मत बताओ, चिंता ना करो। मैं गृहमालिक भगवान और हुआंगपू जेनेसिस से निपटने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं इस शक्ति में से कुछ म्यू यक्सी को दूं? क्या तुम नहीं चाहते थे कि वो मध्य भयानक स्तर तक पहुंचे? तुम वास्तव में क्या योजना बना रहे हो छोटू? सुशिन ने पूछा। तुम लोग मुझे नियंत्रित करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस शक्ति का उपयोग अपने महात्मा जेड के रहस्यों को खोलने में मदद करूंगा, और फिर मैं उस जेड का उपयोग अपने दुश्मनों को सूखने के लिए करूंगा। हो सकता है कि मैं सभी ओरिजिन सैंक्चुरी और हाउस ऑफ गॉड बास्टर्ड्स को समाप्त नहीं करूंगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से भारी हताहतों को मारूंगा। तो तुम दोनों क्या सोचते हो? म्यू रैनवोंग और सुशिन दोनों चतुर बूढ़ी लोमड़ियां थीं, और वे पूरी तरह से खुश थीं कि छोटू हाउस ऑफ गॉड बास्टर्ड्स और जेनेसिस सैंक्टम के खिलाफ असंख्य विश्व सम्राट चार्ट का उपयोग करने की योजना बना रहा है। बेशक ऐसा नहीं था कि वे छोटू की हर बात पर तुरंत यकीन कर लेंगे। बेहतर होगा कि तुम इसका पालन करो लड़के, म्यू रैनवोंग ने कहा। अन्यथा हम सभी को असंख्य विश्व सम्राट चार्ट के बारे में बता देंगे, और फिर तुम वास्तव में बुरी स्थिति में होगे। छोटू ने ठंड से सूंघा। यदि आप चूहों की तरह अदूरदर्शी बनना चाहते हैं तो आगे बढ़ें और सभी को बताएं। क्या तुम अब भी सोचते हो कि मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जिसका तुम आसानी से लाभ उठा सकते हो? आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? आप जानते हैं कि मैं क्या करने में सक्षम हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि जब तक आप मुझे धोखा नहीं देते हैं, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपके साथ कुछ ना हो। याद रखें, मैं हमेशा हुआंगफू जेनेसिस के पक्ष में बदल सकता हूं और ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि वुडफर्न कपल पैलेस नष्ट हो जाए। आप? सुशिन गुस्से से गुर्राया, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि छोटू सही था। न केवल छोटू के असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट के रहस्य का खुलासा करने से उन्हें किसी भी तरह से मदद नहीं मिलेगी, बल्कि ये शायद उन्हें चोट पहुंचाएगा। इसके विपरीत अगर छोटू हुआंगफू जेनेसिस और हाउस ऑफ गॉड बास्टर्ड्स के खिलाफ एक बड़ा झटका दे सकता है तो उन्हें बहुत फायदा होगा। लेकिन हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि आप वास्तव में हमारी बेटी को आशीर्वाद की शक्ति प्रदान करेंगे? आपके पास मुझ पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, छोटू ने जवाब दिया। जब तक आप पसंद नहीं करेंगे कि मैं आपको शामिल करूं और वुडफर्न कपल पैलेस से सभी को आत्मसात करूं। क्या? म्यू रैनवोंग ने कहा। आप जानते हैं कि महात्मा जेड का उपयोग कैसे किया जाता है? अधिकांश भाग के लिए। अन्यथा तुम लोगों को क्यों लगता है कि मैं तुम लोगों से आशीष स्वीकार करूंगा? क्या आप वास्तव में सोचते हो कि मैं एक बेवकूफ हूं? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं अपने आप को तुम्हारे नियंत्रण में सौंप दूंगा?
महात्मा जेड प्राचीन सर्वोच्च सच्चे शैतान द्वारा बनाया गया था, और यहाँ तक कि इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी बिना किसी परेशानी के आप जैसे लोगों को आत्मसात करने के लिए पर्याप्त है। छोटू की आवाज में उभास इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता था। म्यूरेनवांग और सूशिन जानते थे कि छोटू झांसा नहीं दे रहा था। महान कब्रिस्तान के बारे में उनके ज्ञान के स्तर को देखते हुए और उनकी उत्तराधिकारी स्थिति को देखते हुए वो स्पष्ट रूप से कम आके जाने वाला व्यक्ति नहीं था, और अगर वो महात्मा जेड के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे नियंत्रित करना और भी मुश्किल हो जाएगा। आपके पास मुझ पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, छोटू ने दोहराया। जल्दी करो और आशीर्वाद की शक्ति बढ़ाओ। मैं एक पल में महात्मा जेड को सक्रिय करने जा रहा हूं, इसलिए यदि आप मेरी अवहेलना करते हैं तो परिणामों पर विचार करें। बहुत ही कम विचार के बाद म्यूरेनवांग और सूशिन ने अनुपालन किया। वुश! वुडफॉन कपल पैलेस से छोटू में शक्ति की एक और भी बड़ी धारा बहती थी, जो पहले की तुलना में 10 गुना अधिक थी। इसी समय मूल समझौते को ध्यान में रखते हुए म्यूरेनवांग और सूशिन चिल्लाए, पतपुतली बनो छोटू! ये देखकर कि क्या हो रहा था, हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड्स और हुआंगफू जेनेसिस दोनों ने आश्चर्य और निराशा के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। वो जानते थे कि अगर पति पत्नी की टीम उनके आशीर्वाद से छोटू पर नियंत्रण हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो ये उनके लिए बहुत बुरा होगा। सभी ने उत्सुकता से देखा कि घटनाओं को अंजाम दिया गया। आमतौर पर इस तरह का एक मोमेंट किसी के लिए चुपके से हमला करने का सही अवसर होता। हालांकि 3 महान संप्रदायों द्वारा जारी किए गए शास्त्रों ने किसी के लिए भी इस क्षेत्र में जाना असंभव कर दिया था। अचानक हाउस लॉर्ड गॉड ने पिच काले खून का एक मुखड़ा थूका, जो लाखों दुष्ट भूतों पर लाखों लोगों की चीख पुकार से गूंज रहा था। रक्त पाप और शत्रुता के देवता के भव्य सूत्र में प्रवेश किया और तुरंत इसे अत्यधिक उग्र ऊर्जा से स्पंदित कर दिया। पाप और शत्रुता क्या थी? ये पाप और शत्रुता थी। इस बीच हुआंगफू जेनेसिस के सिर के ऊपर एक किताब दिखाई दी, जो कोई और नहीं बल्कि देवता की वस्तु थी, जो जेनेसिस की किताब थी जिसे प्राचीन काल में दुनिया के निर्माण के बारे में लिखने के लिए सबसे शक्तिशाली देवताओं द्वारा लिखा गया था। स्वर्ग के नीचे सब कुछ। हुआंगफू जेनेसिस बड़बड़ाया और शास्त्र की शक्ति छोटू में डाली गई। छोटू को तुरंत ऐसा लगा जैसे वो टुकड़ों में टूट सकता है। यहां तक कि एक देवता को भी इन सभी शास्त्रों की संयुक्त शक्ति को स्वीकार करने में परेशानी होगी। फिर भी कांपने के बाद छोटू ठीक लग रहा था। बेशक इसे कोई नहीं जानता था, लेकिन असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट के भीतर नाटकीय परिवर्तन हो रहे थे, क्योंकि उनके द्वारा पुनर्निर्देशित शक्ति ने जगह भर दी। दबाओ, अमर संहारक क्लोन ने कहा, जिससे चार्ट की सबसे शक्तिशाली देवत्व की शक्ति प्रकट हुई, जिसके कारण देवत्व के तारों में से एक आसमान से गिर पड़ा। यहां तक कि उनकी इंपीरियल स्वर्ग पूर्व शुरुआत की शक्तियों की पूरी ताकत भी इस अविश्वसनीय प्रवाह को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। छोटू, ये आशीर्वाद इतना अविश्वसनीय है कि मैं भी इसे नियंत्रण में नहीं रख सकता हूं। यदि चीजें हाथ से निकल जाती हैं तो विस्फोट असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट को नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से इस तथ्य को प्रकट करेगा कि हमारे पास चार्ट है, और तब हम बहुत खतरे में होंगे। आपको स्थिति को नियंत्रण में लाने का एक तरीका सोचना होगा। चिंता मत करो, मेरे पास एक विचार है। मेरे पास पुनर्निर्देशन के कई तरीके हैं जिनका उपयोग मैं शक्ति को महात्मा जेड में भेजने के लिए कर सकता हूं। वुश! क्लोन ने देखा कि महात्मा जेड उड़ान भरता है और शक्ति के विशाल प्रवाह को रोकता है। फिर छोटू ने अपनी उंगली चटकाई, जिससे उसके अदूषित शरीर की आभा भी महात्मा जेड में प्रवेश करने लगी, जो बाद में एक विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के साथ फट पड़ा। गुरुत्वाकर्षण बल! छोटू बड़बड़ाया। महात्मा जेड के अपने सभी अध्ययन में उसे ये विश्वास हो गया था कि गुरुत्वाकर्षण बल जो चीज उत्सर्जित कर सकती है वो पूरी तरह से अतुलनीय है। ये मांस रक्त आत्माओं और यहाँ तक कि आत्माओं को भी चूस सकता है। आमतौर पर अगर वो अपने आप से जेड को सक्रिय करता है तो वो कभी भी उस गुरुत्वाकर्षण बल से बच नहीं पाएगा, लेकिन अब चीजें अलग थीं। आशीर्वाद की शक्ति के साथ और उसका हिस्सा बनने के कारण महात्मा जेड को ये पता नहीं था कि वो वास्तव में क्या अवशोषित कर रहा है। रूम बल! ये ऐसा था जैसे उसकी चेतना के समुद्र की गहराई में एक ब्लैक होल खुल गया हो, जो उसके पास आने वाली हर चीज को चूस रहा हो। उसे आशीर्वाद देने के लिए उपयोग की जा रही सभी शास्त्रों की जंगली शक्ति तुरंत अंदर बहने लगी। महात्मा जेड द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल कितना था? छोटू जो बता सकता था, जब तक उसकी जीवन शक्ति की आभा अभी भी मौजूद थी, जेड उसे निगलने की कोशिश करता रहेगा। हालांकि आशीर्वाद की अभी भी बहुत ज्यादा शक्ति थी। छोटू के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई पड़ी। 2 दिल एक के रूप में धड़कते हैं। नवजात दिव्यता को विभाजित करें। 2 ध्रुवीयताएं एक्टिव, दुनिया में अजय। तभी उसकी आभा इतनी फैली कि वो उपस्थित सभी के नवजात देवताओं से जुड़ गई और उसने अपनी जीवन शक्ति को उनके साथ बांध दिया। ये व्हील ऑफ सेट के शानदार कार्यों में से एक था। हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड्स के दर्जनों विशेषज्ञों ने अचानक दर्दनाक चीखें छोड़ी और विश्वास का भाव उनके चेहरे पर छा गया।
ये ऐसा था जैसे उन्होंने अभी अभी सबसे दुष्ट शैतानों का सामना किया हो, जो उनके शरीर से सारा खून चूसने की कोशिश कर रहे हों। उनकी सर्वोत्तम रक्त, वाइटल एनर्जी और यहाँ तक कि नवजात देवताओं को भी उनके शरीर से चूस लिया गया। छोटू में गायब हो गए थे। महात्मा जेड ने उन्हें चूस लिया था। हालांकि क्योंकि जेड को लगता था कि वे उसकी आत्मा है, इसलिए इसका मतलब था कि वो जीवन शक्ति को अपने खाली शरीर के भीतर रखने के लिए व्हील ऑफ फेट का उपयोग कर सकता था। क्या हो रहा है? हाउस लॉर्ड गॉड बड़बड़ाया। दुर्भाग्य से उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी अपनी सर्वोत्तम शक्ति उनकी शरीर से निकल रही है और तुरंत अनुमान लगा सकते थे कि छोटू के पास कोई असाध्य वस्तु थी जिसका उपयोग वो अपनी रक्षा के लिए कर रहा था। हाउस लॉर्ड ने तुरंत आशीर्वाद को रोकने की एक तकनीक अपनाई। हालांकि जेनेसिस अभयारण्य की ताकतों से एक और चीख निकली। वहां के कुछ लोग चिल्ला रहे थे जैसे वो भयानक जहर से पीड़ित थे। संघर्ष या लड़ने में असमर्थ वो कदमस मर गए, जिससे हुआंगफू जेनेसिस की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं और वो खून खांसने लगा। ये बच्चा क्या कर रहा है? आशीर्वाद रोको। हुआंगफू जेनेसिस पहले ही अपने खून में डूब चुका था और स्पष्ट रूप से घायल हो चुका था। उसके लिए दुख की बात यह थी कि आशीर्वाद को रोकने के उसके प्रयास पूरी तरह से निष्फल थे। समय की दर्जन बार सांसों में गॉड के घर के 100 पुराने लोग मारे गए, जबकि जेनेसिस अभयारण्य ने 50 से अधिक खो दिए। उनके सभी पहलुओं को महात्मा जेड में चूस लिया गया था और यहां तक कि हाउस लॉर्ड गॉड और हुआंगफू जेनेसिस ने भी पाया कि उनकी महत्वपूर्ण शक्ति उनसे बह रही है। केवल वुडफर्न कपल पैलेस में कोई हताहत नहीं हुई। म्यूरेन वांग और सूशिन दोनों रोमांचित थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि छोटू इतना मजबूत था और साथ ही हाउस ऑफ गॉड बास्टर्ड्स और जेनेसिस सैंक्टम को इतने भारी नुकसान उठाते देखकर खुशी हुई। लेकिन छोटू वास्तव में क्या कर रहा था, उन दोनों को पता नहीं था। सूशिन, म्यूरेन वांग ने कहा, निकट प्रति। छोटू इतना विश्वसनीय है और ये बहुत अच्छा है कि वो हमारे दुश्मनों से निपटने में हमारी मदद कर रहा है। लेकिन यदि वो भविष्य में हम पर हमला कर देता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे छुटकारा पाने का एक तरीका खोजना होगा। एक बार जब वो अपनी स्थिति सुरक्षित कर लेता है तो उससे निपटना असंभव हो जाएगा। हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि वो वास्तव में हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड्स और जेनेसिस सैंक्टम के साथ लड़ना शुरू नहीं कर देता। फिर हम इसमें कूद पड़ेंगे और स्थिति का लाभ उठाएंगे। यहां तक कि जब वे दैवीय इच्छा से माध्यम से संवाद कर रहे थे, एक गुरुत्वाकर्षण बल ने अचानक उन दोनों को अपनी जगह पर दुबक के रख दिया। तुरंत उनकी महत्वपूर्ण शक्ति उनसे बहने लगी और उनके 10 से अधिक पुराने लोग मृत्यु में सूख गए। फिर उन्होंने छोटू को बोलते सुना, मैं तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे बुरे इरादों को जानता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम तब तक इंतजार कर सकते हो जब तक कि मैं घायल नहीं हो जाता हूं और मुझे मारने के लिए झुक सकते हो। ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूं म्यूरेन वांग, सूशिन। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों विनाश के अलावा किसी और भाग्य के लायक हो। अच्छा, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। आत्मसात होने के लिए तैयार रहो। छोटू ने उनके हत्या के इरादे को भांप लिया था और जानता था कि वे एक कुत्ते की तरह थे जो खुद को मल खाने से नहीं रोक सकते। चाहे कुछ भी हो, वे उसके खिलाफ साजिश रच देंगे। महात्मा जेठ धीरे धीरे असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट में ऊपर तैरता गया। आने वाली शक्ति को और भी अधिक चूसता रहा, फिर भी ये टूटने के करीब भी नहीं लग रहा था। ये ऐसा था जैसे ये हमेशा और हमेशा के लिए शक्ति को अवशोषित करना जारी रख सकता है। छोटू जानता था कि म्यूरेन वांग और सूशिन बेहद भयावह और शातिर थे और अपने लाभ के लिए किसी भी स्थिति का लाभ उठाने में संकोच नहीं करेंगे, और इसमें उसे मारना भी शामिल था। उनके साथ सच्चा समझौता करना कोई विकल्प नहीं था, इसलिए सबसे अच्छा विकल्प उन पर महात्मा जेठ को चालू करना प्रतीत होता था। पलक झपकते ही उनके 1 दर्जन से अधिक अधीनस्थ मारे गए। पूरा समूह भयानक विशेषज्ञों के बहुत करीब लोगों से बना था, जिनके मानसिक तराजू 90 से अधिक थे। म्यूरेन वांग और सूशिन ने लोगों के समूह को तैयार करने और उन्हें पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखने के लिए करोड़ों वर्षों में अनगिनत संसाधन खर्च किए थे। यद्यपि वे म्यूरेन वांग और सूशिन की रक्षा के लिए तुरंत खुद को बलिदान कर देंगे, यह केवल कल्पना की जा सकती है कि उनमें से सिर्फ एक के मरने पर कितना बड़ा नुकसान होगा। एक ही पल में 1 दर्जन से अधिक की तो बात ही छोड़ दें। छोटू रुकने के लिए तैयार होने के बिंदु के करीब कहीं भी नहीं लग रहा था। 3 संप्रदायों के अधिक से अधिक लोग मर रहे थे, इस तथ्य के बावजूद कि वे आशीर्वाद प्रक्रिया को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैसे ही महात्मा जेड ने उनकी आत्माओं को अवशोषित कर लिया, उनके लिए अपने पैरों पर खड़ा होना भी असंभव था। भागना तो दूर की बात है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटू? तुम्हें धोखा दूं? मैंने ऐसा कब किया? छोटू ने हंसते हुए कहा, मैं अब प्रभारी हूं, जिसका अर्थ है कि आपका जीवन मेरे हाथों में है। आप वैसा ही करेंगे जैसा मैं कहता हूं, चाहे कुछ भी हो। और अभी मैं अपना अधिकार स्थापित करने के लिए आपको आत्मसात करने जा रहा हूं। आप सपने देखना भी छोड़ सकते हैं। क्रोध से भरकर शाही जोड़े ने हमला किया, जिसमें हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड और हुआंगफू जेनेसिस भी शामिल हो गए। वे उससे इतनी नफरत करते थे कि स्वर्ग की सारी नदियां उसे धो नहीं सकती थीं।
वे उनके लोगों का सफाया कर रहा था और इसने उन्हें पहले से ही 9वीं पीढ़ी तक अपने लोगों को नष्ट करने की इच्छा के बिंदु पर डाल दिया था। उन चारों ने एक साथ हमला किया और अपनी जीवन शक्ति और सार तत्व रक्त को इस तरह से जलाया कि क्षेत्र को भरने के लिए जलती हुई लपटें बाहर निकल गईं। इस बीच छोटू कांप गया, क्योंकि उसे अप्रत्याशित रूप से एहसास हुआ कि महात्मा जेड कुछ बाधाओं को तोड़ने वाला था। आखिरकार ये सभी लोग मोटे तौर पर चरवाहे के समान स्तर के थे और उन सभी के पास उपयोग करने के लिए शानदार ऊर्जा कला थी। बिना किसी हिचकिचाहट के छोटू ने गॉड लीजन सील को अपने अंदर बुलाया। जैसा कि उसने किया, महात्मा जेड ने सील को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि दोनों आइटम मोटे तौर पर एक ही स्तर के थे, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था जो आसानी से हो सके। वे दोनों जल्दी से एक दूसरे से लड़ने लगे। बदले में स्वर्ग को हिलाने वाले, पृथ्वी को चकनाचूर करने वाले परिवर्तन बाहर हुए। घड़घड़ाना। दर्शकों को झटका लगा। लड़ाई के मंच पर कई विशेषज्ञ गहराई से हिल गए। जहां तक 4 मध्य भयानक विशेषज्ञों का सवाल है, उन सभी को मुंह से खून बह रहा था। स्पष्ट रूप से गंभीर चोटें आई थीं। इस बीच छोटू धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जाहिर तौर पर किसी प्रकार की ऊर्जा कला को उजागर करना शुरू कर दिया। असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट में महात्मा जेड और गॉड लीजन सील संघर्ष कर रहे थे और साथ ही ग्रेट नेक्रोपोलिस के दिव्य शक्ति बीच की सार तत्व दिखाई दी। छोटू ने अपना हाथ बाहर निकाला, अपने अदूषित शरीर की असली ऊर्जा को महात्मा जेड में भेज दिया। महात्मा जेड में जाने वाली शक्ति तुरंत 10 गुना बढ़ गई, जब तक कि अंत में इसने गॉड लीजन सील को अवशोषित करने की कोशिश करना बंद नहीं कर दिया। इसके बजाय इसने इसे अस्वीकार किया, यहां तक कि बाहर की ओर भागने वाली एक विशाल ऊर्जा प्रवाह भी भेजा। ये अंत में काम कर गया, छोटू ने कहा। अमर हत्यारे क्लोन को कंधे पर पकड़ते हुए उसने कहा कि हमारा रक्त एक जैसा है। आप मेरे क्लोन हैं, तो आइए महात्मा जेड से प्रतिक्रिया को अवशोषित करने के लिए मिलकर काम करें। इस बार हमें वास्तव में लाभ होगा। जेड ने उन 4 विशेषज्ञों की ऊर्जा को अवशोषित किया, साथ ही 90 से अधिक मानसिक तराजू वाले 100 से अधिक लोगों की। यह ललकारने से बहुत ज्यादा था। यदि हम इसे अवशोषित करते हैं तो हमारे मानसिक तराजू शायद 100 से अधिक हो जाएंगे, शायद 200 भी। वह कैसा होगा? छोटू की योजना हमेशा से यही थी। जब से उन्होंने परफेक्ट गॉड कला के ज्ञान को प्राप्त किया था, तब से उनकी सभी क्षमताएं गहराई से उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। और यह देखते हुए कि वे पूरी तरह से इस बात से अवगत थे कि कैसे अन्य संप्रदायों का तथाकथित आशीर्वाद उन्हें कठपुतली बनाने का एक तरीका था, उन्होंने महात्मा जेड के रहस्यों को उजागर करने में मदद करने के लिए उनका उपयोग करने का निर्णय लिया था। जेड में भोजन करने की उनकी शक्ति के बिना वे इससे लाभ कैसे प्राप्त कर सकते थे? आमतौर पर क्योंकि उन्होंने अदूषित शरीर की खेती नहीं की थी, इसलिए महात्मा जेड के लिए उनकी ऊर्जा को अवशोषित करने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वे छोटू में शक्ति डाल रहे थे, वे अपने भाग्य के पहिए का उपयोग करके महात्मा जेड को यह सोचने के लिए मूर्ख बना सकते थे कि शक्ति उनसे आई है। उन्हें 4 मध्य भयानक विशेषज्ञों में से 1/3 शक्ति चूसने में केवल एक छोटा सा क्षण लगा, और यह 90 से अधिक मानसिक तराजू वाले 100 से अधिक विशेषज्ञों का उल्लेख नहीं करता है। भले ही वह उनकी ऊर्जा कला, जादुई खजाने, सार तत्व, महत्वपूर्ण ऊर्जा, मानसिक शक्ति या आत्माएं थीं, यह कल्पना करना लगभग असंभव था कि इसमें कितनी शक्ति शामिल थी। इसने केवल कल्पना को खारिज कर दिया। अब जबकि छोटू को गॉड लीजन सील और ग्रेट नेक्रोपोलिस के सार तत्व की अधिक समझ थी, तो वह इन दोनों विशाल शक्तियों का उपयोग करके महात्मा जेड को अंत में सत्ता को वापस थूकना शुरू करने के लिए मजबूर कर सकता था। शुक्र है कि लोड शेयर करने में मदद करने के लिए उसके पास अपना अमर हत्यारा क्लोन था। लगभग तुरंत छोटू बता सकता था कि क्लोन मध्य भयानक स्तर पर टूटने के कगार पर है, और जल्दी से तैयारी में अपनी आत्मा को स्थिर कर दिया, यहां तक कि अपने कर्म को भी मजबूत कर दिया। घड़घड़ाना। अपेक्षा के अनुसार छोटू और उसके क्लोन ने महसूस किया कि मानसिक शक्ति के विस्फोट में एक दिव्य शक्ति बीज था जिसे महात्मा जेड ने पहले अवशोषित कर लिया था। अब यह छोटू में गोली मारी, पूरी तरह से साफ और क्रिस्टल की तरह शुद्ध था। इसमें कोई पाप या शत्रुता नहीं थी, और यह बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा कि यह पहली बार ग्रेट कब्रिस्तान से उपजा था। छोटू ने इसे तुरंत खा लिया और खुद को 100 के मानसिक तराजू पर ढकेल दिया। उसके अंदर कर्कश आवाजें सुनाई दीं, जैसे जादुई कानून टूट रहे हों। दुर्भाग्य से वह अभी भी मध्य भयानक स्तर पर नहीं था, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था। यहां तक कि अपने मानसिक तराजू को 100 तक ना पहुंचना भी उसकी सफलता हासिल करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि उसका क्लोन भी स्वर्ग हिलाने वाले, पृथ्वी गिराने वाले परिवर्तनों से गुजर रहा था। उनका मानसिक तराजू 90 से अधिक हुआ और फिर 100 हुआ। स्वर्गीय क्लेश आ गए। वे देवताओं की दुनिया से जादुई कानूनों के महान क्लेश थे, और उनके भीतर दिव्य आकृतियां अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंद देती थीं। हालांकि किसी भी क्लेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे ड्रैगनों की तरह थे जो क्लोन में टकराए, उसमें ऊब गए, फिर बाद में आत्मसात कर लिए गए और उनके भीतर का कर्म निष्कासित कर दिया गया। क्लोन खुद से बहुत खुश महसूस कर रहा था। वह जिस कर्म शक्ति को पैदा कर रहा था वह बहुत काम आएगी जब राजा अमर हत्यारों को पुनर्जीवित करने का समय आएगा।
अब तक की क्लोन की आत्मा चौंकाने वाली रूप से शुद्ध हो चुकी थी। मानसिक लपटें भड़क उठीं, सभी अशुद्धियों को नष्ट कर दिया और उसके मानसिक तराजू को उच्च से उच्च स्तर पर ढकेल दिया जब तक कि वह 150 के बिंदु तक नहीं पहुंच गया। तभी उसने अपनी चढ़ाई रोक दी। वहीं छोटू का मानसिक तराजू भी 150 तक पहुंच गया। दोनों के बीच प्रमुख अंतर यह था कि क्लोन अब मध्य भयानक स्तर पर था, जबकि उसका असली स्व नहीं। वास्तव में ताकत और ऊर्जा कला के मामले में अब भयानक विशेषज्ञों का सामना करते समय उनके पास डरने के लिए कुछ नहीं था। वास्तव में छोटू को पूरी तरह से यकीन था कि यदि वे और क्लोन एक साथ काम करते हैं तो शायद वे चरवाहे को मार सकते हैं। जहां तक हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड, शाही जोड़े और हुआंगफू जेनेसिस का सवाल है, उनकी देखभाल करना आसान होगा। जैसे ही छोटू लड़ाई के मंच पर खड़ा था, उसने अपना सिर पीछे फेंका और जोर जोर से हंसने लगा। हर कोई समझ सकता था कि उसके चारों ओर घूमते हुए भंवर से निकलने वाले मध्य भयानक स्तर की आभा स्पष्ट रूप से क्या थी। हालांकि भंवर जल्दी ही पलक झपकते गायब हो गया, उसके साथ उस मध्य भयानक आभा को लेते हुए सभी ने मान लिया कि उसने अपनी सफलता हासिल कर ली है, लेकिन वह अपनी असली ताकत छुपा रहा था। लोगों के लिए बाघ को मारकर खाने के लिए सूअर के रूप में कपड़े पहनना कोई आम बात नहीं थी। उसके चारों ओर घूमते हुए आभा के कारण हर किसी को यकीन था कि वह निश्चित रूप से लीग लॉर्ड बनने का हकदार था। आखिरकार उसने 3 प्रमुख संप्रदायों को हराया था, यहां तक कि उनके कई शीर्ष विशेषज्ञों को भी मार डाला था। यह दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव था और जैसे जैसे उपस्थित सभी नायकों ने उसे स्वीकार किया, भाग्य उसके पास प्रचंड अग्नि की तरह बहने लगा। छोटू अपने लाभ से बहुत प्रसन्न था और उसे विश्वास था कि यदि उसे अब प्राउड हेवन का सामना करना पड़ा तो वह कम से कम उससे उचित रूप से लड़ सकता था। छोटू, सूशिन ने कहा, तुमने हमारे इतने लोगों को मार डाला। इस प्रकार का विश्वासघात यह सुनिश्चित करेगा कि आप अंत में एक भयानक अंत प्राप्त करें। हम्फ, विश्वासघात तुमने मुझ पर नियंत्रण करने के लिए आशीर्वाद के बहाने उपयोग किए। अफसोस कि तुम्हें अपनी ही दवा का स्वाद चखना पड़ा। अब मैं लीग लॉर्ड हूं, जिसका अर्थ है कि तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में है। तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहता हूं, चाहे कुछ भी हो। और अभी मैं अपना अधिकार स्थापित करने के लिए आपको आत्मसात करने जा रहा हूं। हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड और हुआंगफू जेनेसिस दोनों टिमटिमाते भावों के साथ देख रहे थे। हालांकि उनके लिए छोटू को मारना असंभव नहीं हो सकता है, लेकिन वे जानते थे कि वो एक शातिर और निर्दयी व्यक्ति था, जो उसके खिलाफ काम करने वाले लोगों के प्रति कोई दया नहीं दिखाएगा। इसके अलावा अगर वे गंभीर रूप से घायल हो गए और भाग गए तो प्राचीन सड़क के निष्पादकों का शिकार होना बहुत आसान होगा। हाथ मिलाकर और औपचारिक रूप से कमर पर झुकते हुए हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड ने कहा, मैं हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड आपको सलाम करता हूं। लीग लॉर्ड, आप स्वर्ग में एक दुर्लभ प्रतिभा हैं और अपने भव्य जादुओं के साथ आप सुरक्षा और कई गुना आशीर्वाद ला सकते हैं। मुझे आशा है कि आप अतीत में किसी भी बार मुझे अपमानित करने के बारे में भूल सकते हैं। मैं आपके अधीनस्थों में से एक बनकर बहुत खुश हूं और आपके हर आदेश का पालन करूंगा। हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड को सबसे पहले अपना सिर झुकते हुए देखने के कारण छोटू ने हंसी का एक हार्दिक विस्फोट छोड़ दिया। देखने वाला हर कोई जानता था कि लीग लॉर्ड की स्थिति अब पत्थर में सेट हो गई थी। बेशक अपनी हंसी के बावजूद छोटू अभी भी गृहस्वामी के खिलाफ पूरी तरह से सतर्क था। वो आदमी स्पष्ट रूप से परिस्थितियों के अनुकूल हो रहा था और ये देखते हुए कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांग रहा था और अधीनस्थ व्यवहार कर रहा था, इसका मतलब था कि छोटू खुले तौर पर उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता था। दुर्भाग्य से इसने केवल ये निश्चित किया कि भविष्य में बहुत सारी साजिश और योजना होगी। शुक्र है अमर हत्या करने वाला क्लोन अब मध्य भयानक स्तर पर था। न केवल उनकी ऊर्जा कलाओं में सुधार किया गया था, बल्कि असंख्य दुनिया के मोनार्क चार्ट पर उनका और भी अधिक नियंत्रण होगा, जिससे नियंत्रण में रखना और भी आसान हो जाएगा। गठबंधन बनाने वाले अनगिनत महाशक्ति संप्रदायों के साथ छोटू के पास विशाल भाग्य और इतने सारे अन्य संसाधनों तक पहुंच होगी कि वो शायद ही कल्पना कर सकता था कि क्या होने वाला है। हालांकि एक बात निश्चित थी, उन्होंने विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय को नाटकीय रूप से आगे बढ़ने में मदद की थी। आगे चलकर ये एक शक्तिशाली संगठन होगा जिसके साथ कोई खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा छोटू जेडफॉल और उसके अन्य लोगों की ऊर्जा कलाओं की मदद करने के लिए भाग्य की शक्ति की अपनी पहुंच का उपयोग कर सकता है। गड़गड़ाना। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ ऊर्जा कला में उतार चढ़ाव जारी रखे ताकि हर कोई बता सके कि उन्हें अब फिर से ताकत में वृद्धि मिली है, कि हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड ने प्रस्तुत किया था। हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड ने जो किया था उसे देखने के बाद हुआंगफू जेनेसिस, म्यू रेनवांग और सू शिन ने नजरों का आदान प्रदान किया। वे जानते थे कि अगर वे सेना में शामिल हो जाते हैं तो शीर्ष पर आने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन छोटू एक शातिर और निर्दयी चरित्र था। उन्हें नहीं पता था कि वो किन तरीकों का उपयोग कर सकता है और उससे लड़ने की प्रक्रिया में और अधिक हताहते हो सकते हैं। उनके संगठनों को पहले से हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए वे उभरने में सक्षम नहीं हो सकते।
छोटू ने उनके संप्रदायों की लगभग आधी मुख्य शक्तियों को तबाह कर दिया था। हालांकि वे इसके लिए उससे नफरत करते थे, लेकिन उन्हें निष्ठा स्वीकार करनी पड़ी। शायद बाद में वे लीग लॉर्ड की स्थिति को छीनने के लिए अपना रास्ता बना सकते थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से एक संकेत भी प्रकट नहीं कर सकते थे कि वे ऐसी चीजें सोच रहे थे। इस तथ्य के बावजूद कि वे ऐसी बातें जोर से नहीं बोलते थे, छोटू जानता था कि वे क्या सोच रहे थे। हालांकि उन्होंने इस समय इस पर चर्चा नहीं करने का फैसला किया और इसके बजाय चीजों को सौहार्दपूर्ण रखने का। आपका विनम्र सेवक हुआंगफू जेनेसिस लीग लॉर्ड को औपचारिक भोज में आमंत्रित करना चाहता है। हम भी आपको एक भोज में आमंत्रित करना चाहते हैं, म्यू रेनवांग ने कहा। हम सभी युगों के लिए आपकी सफलता की कामना करते हैं। आप निश्चित रूप से स्वर्ग के नीचे सब कुछ एकीकृत करेंगे और सभी शत्रुओं के खिलाफ अजेय होंगे। इन सभी विशेषज्ञों को निष्ठा प्रदान करते देख उपस्थित बाकी संप्रदायों ने एक साथ अपनी आवाज उठाई और कहा, हम सभी युगों में आपकी सफलता की कामना करते हैं। आप निश्चित रूप से स्वर्ग के नीचे सब कुछ एकीकृत करेंगे और सभी शत्रुओं के खिलाफ अजेय होंगे। छोटू के पास 3000 विशेष संविधान थे, जिन्हें वो एक प्रेरक और एक नेता भी बनाते थे। उन संविधानों की शक्तियों उनके भाग्य के पहिए के साथ उपस्थित सभी लोगों की नियति को उज्ज्वल रूप से जलने का कारण बना दिया जब उन्होंने इसे अवशोषित कर लिया। वास्तव में जैसे जैसे भाग्य का पहिया तेजी से घूमता गया, अंततः ये बदलना शुरू हो गया, जिससे उसके सिर के ऊपर से भाग्य की उज्ज्वल रोशनी निकल गई। हालांकि कोई भी इसे नहीं देख सकता था, लेकिन इसने उसे महान शवाधान में और भी गहराई से देखने में मदद की। उस क्षण वे महान शवाधान के रहस्यों की और भी गहरी समझ में आ गए। लापरवाही से अपना हाथ हिलाते हुए उन्होंने कहा, चीजों को स्वाभाविक रूप से होने देना हमेशा सबसे अच्छा होता है। आपने मुझे इस गठबंधन का नेता चुना है और मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हमें अपने गठबंधन में सभी संप्रदायों की शक्ति को जोड़कर एक नया राज्य बनाना होगा। साथ मिलकर हम प्राचीन सड़क के निष्पादकों, ग्रेट नेक्रोपोलिस अलायंस और फील्ड डेविल लीग से लड़ेंगे। जब तक हम साथ काम करेंगे, हम निश्चित रूप से सफल होंगे। अभी के लिए सभी संगठनों को बुलाने वाले संदेश भेजें। हालांकि डिस्ट्रक्शन लेस कैसल को बचाने वाले वार्डिंग मंत्र मजबूत हैं, लेकिन वे मध्य भयानक स्तर के विशेषज्ञों के खिलाफ नहीं टिकेंगे। मैं जल्द ही कई दाववादी तकनीकों पर आधारित एक भगवान के गठन पर काम करना शुरू करूंगा। जब ये पूरा हो जाएगा तो ये हमें सुरक्षित रखेगा, लेकिन इसे पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता होगी। इसलिए कृपया अपने बीच में सर्वश्रेष्ठ को चुनें और उन्हें डिस्ट्रक्शन लेस कैसल की गहराई में भेजें, जहां काम होगा। बाकी सब यहीं रह सकते हैं। हाँ सर, उन्होंने जवाब दिया। फिलहाल किसी ने भी छोटू की अवहेलना करने के लिए कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की, खासकर ये देखते हुए कि उनका पहला कार्य उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उनके बचाव को मजबूत करना था। आदेश मिलते ही लोग जमकर चलने लगे। व्यवस्था करने के लिए हजारों सबसे कुशल संप्रदाय नेताओं को चुना गया। चूंकि उन्होंने लंबे समय से डाओ डिफेंस लीग में लोगों को कमांड करना सीख लिया था, छोटू आसानी से अपनी नई भूमिका में सेट हो गए। पहले से ही हजारों संप्रदाय नेता थे जो विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के साथ अच्छे संबंध में थे। अपने हाथ की एक लहर के साथ छोटू ने उन्हें पारदर्शक भगवान कौशल कागज के तावीज़ों के रूप में भेजे। देवियों और सज्जनों, इन तावीज़ों में शक्तिशाली पारदर्शक भगवान कौशल होते हैं। उनका उपयोग करें और आप अस्थायी रूप से हजारों गुना मजबूत हो सकते हैं और साथ ही अपने शत्रु को हजारों गुना कमजोर कर सकते हैं। युद्ध में उपयोग किए जाने पर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी संभवतः आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। मेरे तावीज़ों के साथ आप किसी को भी आसानी से काट सकते हैं जो आपकी अवहेलना करने की हिम्मत करता है। मैं आपको कानून तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को फांसी देने का अधिकार देता हूं, हालांकि आप अत्याचारी दुर्व्यवहार से प्रतिबंधित हैं। हम अब एक बड़े गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए सभी पुरानी द्वेष मिटा दिए गए हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि कैसे मेरे और हाउसलॉर्ड गॉड बास्टर्ड के बीच की शिकायत अब अतीत की बात बन गई है। यही आप सभी के लिए है, समझे? कुछ हद तक हिलते हुए एकत्रित संप्रदाय नेताओं ने तावीज़ों को स्वीकार किया और नेतृत्व करने के लिए बाहर निकल गए। हाउसलॉर्ड गॉड बास्टर्ड, म्यू रेनवांग, हुआंगफू जेनेसिस और सू शिन, हम पांचों अब गठबंधन के शीर्ष विशेषज्ञ हैं, तो आइए सेना में शामिल हो जाएं और मुख्य मंत्र गठन स्थापित करें। सू शिन ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या हमें पहले चीजों पर बात करने के लिए एक बैठक नहीं करनी चाहिए? यदि आप एक बैठक चाहते हैं तो हम इसे यहीं और अभी कर सकते हैं। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आप इस बात से बहुत खुश नहीं हैं कि चीजें कैसे निकलीं और इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अंत में परिस्थितियां हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं से अधिक होनी चाहिए। प्राचीन सड़क के निष्पादक हमें जस्ट अपने मनोरंजक तरीके से नहीं जाने देंगे। इसलिए मैं इस गठन को बनाने के लिए आपकी मदद चाहता हूं और मुझे आशा है कि आप कृषि आधार या जादुई खजाने के मामले में कुछ भी पीछे नहीं रखेंगे। लीग लॉर्ड, क्या आपके पास असंख्य दुनिया के मोनार्क चार्ट नहीं है? सू शिन ने कहा।
इसी तरह से आपने हमें कुछ क्षणों पहले हराया था। आपके नियंत्रण में चार्ट के साथ मंत्र संरचनाओं की क्या आवश्यकता है? क्या? असंख्य दुनिया के मोनार्क चार्ट, हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड और हुआंगफू जेनेसिस स्पष्ट रूप से भौचक्के रह गए। स्पष्ट है कि वे इस बात से अनजान थे कि छोटू के पास उस स्तर का तुरुप का इक्का था। छोटू शांत होकर मुस्कुराया। वे अच्छी तरह से जानता था कि सुशिन उसके तुरुप के इक्कों को प्रकट करके उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसने परवाह नहीं की। सुशिन सुंदर और चतुर था, लेकिन वे जानता था कि इससे पहले कि वे इसे मार दें, ये केवल समय की बात थी। असंख्य दुनिया के मोनार्क चार्ट रक्षा की अंतिम पंक्ति है। इसके अलावा क्या आप लोग स्वेच्छा से चार्ट में प्रवेश करेंगे यदि मैं आपसे पूछूं? आइए, अभी के लिए असंख्य दुनिया के मोनार्क चार्ट का उपयोग नहीं करते हैं, हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड ने कहा। वे अच्छी तरह से जानते थे कि चार्ट में जाने के क्या संभावित दुष्परिणाम हो सकते हैं। आखिरकार भगवान के स्तर से नीचे का कोई भी अंदर से नहीं बच सकता था। आप किस प्रकार का गठन बनाना चाहते थे, लीग लॉर्ड? हुआंगफू जेनेसिस ने कहा। मुझे मत बताओ कि आपके पास डिस्ट्रक्शनलेस कैसल से भी अधिक मजबूत कुछ है। डिस्ट्रक्शनलेस कैसल? छोटू ने कहा। उसने ठंडी आहें भरते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि ये बात प्रभावशाली है? ये एक खिलौने की तरह है। जिस मंत्र संरचना को मैं बनाने का इरादा कर रहा हूं, वो असंख्य दुनिया के मोनार्क चार्ट, ट्रू डेविल अनस्पॉइल्ड बाय मल्टीपल कल्पास और नर्क कुचलने वाले गॉडमैम्थ की ताकत और कई अन्य ऊर्जा कलाओं के बाद तैयार की गई है। एक बार सक्रिय होने के बाद इसमें बुराई का कोई भी रूप प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्या? नर्क कुचलने वाले गॉडमैम्थ? आप जानते हैं? सभी विशेषज्ञ दंग रह गए। मुझे मत बताओ कि आप हो। यही सही है, मैं हूं, छोटू ने गर्व से कहा। मैं गॉड लीजन सील का वाहक हूं, जो मुझे अमर डाव युग में सबसे शक्तिशाली बनाता है। मैं प्राउड हेवन के समान स्तर पर हूं। देखिए, मुझे आप चारों से निपटने के लिए गॉड लीजन सील का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर मैंने ऐसा किया होता तो क्या आपको लगता है कि आप अभी यहां बैठे मुझसे बात कर रहे होते? असंभव, हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड ने कहा। गॉड लीजन सील और किंग इममॉर्टल स्लेयर के विरासत पदक असंगत हैं। आप उन दोनों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? वो कुछ भी नहीं है। मैं नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत के साथ मिलकर अदूषित शरीर की खेती करता हूं, जो कि कुछ ऐसा है जिसमें कोई और कभी सफल नहीं हुआ है, भगवान की दुनिया में भी नहीं। इसके अलावा मैंने महान कब्रिस्तान की दिव्य क्षमताओं का ज्ञान प्राप्त किया है। ग्रेट नेक्रोपोलिस निश्चित रूप से एक दिन मेरा होगा। मैं प्राउड हेवन, प्राचीन सड़क के निष्पादक या यहां तक कि आदिम युग के लोगों के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था। देर सवेर हर कोई या तो मेरे अधीन हो जाएगा या मर जाएगा। उनकी आत्माओं को और अधिक कुचलने के लिए उन्होंने कहा, म्यू रेनवोंग, सुशिन, क्या आपने वास्तव में सोचा था कि आपसे उन 18 दैवीय शक्ति के बीच प्राप्त करना मेरे लिए मजबूत होने का एकमात्र तरीका था? गलत। मैं परवाह किए बिना मजबूत हो जाता। आप? सुशिन के चेहरे पर खून बह निकला। अचानक सब कुछ उसके लिए समझ में आ गया। उसने सोचा कि कैसे कोई छोटू को हरा नहीं पाया था। फिर उसने सोचा कि कैसे उसे हर मोड़ पर उसके द्वारा विफल कर दिया गया था। अब वो पहले से कहीं अधिक मजबूत था और उसने अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को हरा दिया था। यहाँ तक कि वुडफर्न कपल पैलेस, जेनेसिस सैंक्टम और हाउस ऑफ गॉड बास्टर्ड्स भी एक साथ काम कर रहे थे, जो उससे आगे निकल सकते थे। अतीत में उसने अपने दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए उसका उपयोग करने की उम्मीद की थी, लेकिन अब उसने उसकी अवहेलना करने के लिए कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय उसे उसके हर आदेश का पालन करना पड़ा। बहुत हो गया, छोटू ने कहा। काम शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ गठन चार्ट है और भगवान की दुनिया से आवश्यक सामग्री की सूची है। मुझे यकीन है कि आपके पास ये वस्तुएं आपके भंडार गृहों में हैं, इसलिए इन्हें तुरंत बाहर लाएं। भारी निर्माण कार्य चल रहा था। गतिविधि की एक बड़ी चर्चा थी क्योंकि असंख्य संगठनों ने अपनी सेना को जुटाया और उन्हें डिस्ट्रक्शनलेस कैसल के आसपास के क्षेत्र में लाया। इसी बीच लीग लॉर्ड छोटू, हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड, सुशिन, म्यू रेनवोंग और हुआंगफू जेनेसिस एक भव्य मंत्र निर्माण बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। गठन एक विशाल कब्रिस्तान की तरह दिखता था, जो पूरे क्षेत्र को कवर करता था। अप्रत्याशित रूप से वास्तव में अंदर एक वास्तविक भगवान की दुनिया थी, जो एक स्पंदित ग्रे स्पेस और हत्या के इरादे से पूरी हुई थी। इससे निकलने वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रकृति में कुछ भी सामान्य नहीं थी और वास्तव में भगवान की दुनिया की एक शक्ति थी जिसने हर चीज को छू लिया। अमर विश्व को जब्त कर रहा है। अचानक छोटू बाहर पहुंचा और एक लालची गति की 1000वें रैंक के साथ एक अमर विश्व को पतली हवा से बाहर निकाल दिया। यहां तक कि जैसे ही ये दिखाई दिया, ये सिकुड़ गया। इसका ग्रे स्पेस तब तक पिघल गया जब तक कि ये एक मुट्ठी के आकार के शरीरा से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसे उसने फिर मंत्र गठन की आंखों में से एक में सेट कर दिया। यही वो शक्ति थी जो छोटू अब करने में सक्षम था, और उसने काम पूरा नहीं किया था। इसके बाद वो बाहर पहुंचा और 2000 की रैंक के साथ एक अमर विश्व को पकड़ा।
ये कहना असंभव था कि वो ये कैसे कर रहा था, लेकिन एक के बाद एक दुनिया सिकुड़ती गई और मंत्र गठन का हिस्सा बनती गई। इससे भी चौंकाने वाली बात ये थी कि लोगों को एहसास होने लगा कि गॉड रेलिक्स ग्रेट नेक्रोपोलिस की गहराइयों से दिखाई दे रहे थे। उनमें से कई डिस्ट्रक्शनलेस कैसल जैसे घातक स्थानों से थे। वास्तव में उपस्थित विशेषज्ञों में से एक ने उनकी दिशा में उड़ते हुए एक ज्वालामुखी को देखा और कहा, क्या ये 9 दिभागों की आग का पहाड़ है? अफवाहों के अनुसार प्राचीन ज्वाला देवताओं में से एक की मृत्यु हो गई। जो कोई भी उस स्थान का पता लगाने की कोशिश करता है वो जिंदा जल जाता है। मैंने एक बार उसके आसपास के क्षेत्र में कदम रखा और लॉ के देवता के द्वारा बनाई गई एक देवता की वस्तु पाई, लेकिन वो सिर्फ पूरे भगवान आइटन को यहां खींच रहा है। क्या आपने उसे सिर्फ वह कहा? वो लीग लॉर्ड है। कुछ सम्मान दिखाओ। वो एक देवता के समान शक्तिशाली है और उसके कार्य हमारी समझ से परे हैं। आप सही हैं। लीग लॉर्ड जो गठन बना रहा है वो अतुलनीय रूप से भयंकर है। कम से कम ये हमें बहुत सुरक्षित रखने वाला है। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि प्राचीन सड़क के निष्पादक हमें घातक प्रहार करने के लिए यहाँ लीग लॉर्ड के साथ हमें रोकने में सक्षम होंगे। इसलिए हमें लीग लॉर्ड के अच्छे पक्ष में बने रहने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की आवश्यकता है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, कड़ी मेहनत करें और प्राचीन सड़क के निष्पादकों से लड़ें। भव्य मंत्र गठन आकार लेने लगा है। लीग लॉर्ड के निर्देशों के अनुसार हमें अपने संप्रदायों को 5 चरण, 8 त्रिगाम और 9 महलों के प्री हेवन डिजाइन्स के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए। गठन में उन तत्वों के साथ असंख्य क्लेश भी हमें चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या हाउस ऑफ गॉड बास्टर्ड्स, वुडफर्न कपल पैलेस और जेनेसिस सैंक्टम लीग लॉर्ड के खिलाफ कदम उठाएंगे। वे स्पष्ट रूप से उनसे घृणा करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बता सकते हैं कि यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है। लीग लॉर्ड ने उन्हें पूरी तरह से उनके स्थान पर रख दिया है। हुम्फ, वे इस प्रकार के लोग हैं जो केवल कमजोरों को धमका सकते हैं और मजबूत से डरते हैं। इसलिए उनके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब तक हम एक दूसरे और लीग लॉर्ड के करीब रहेंगे वे हमारे साथ कुछ नहीं करेंगे। छोटू महान कब्रिस्तान की शक्ति का उपयोग अमर विश्व को पकड़ने और गॉडरेलिक्स को हथियाने और उनकी इच्छा के अनुसार उनका उपयोग करने के लिए कर रहा था। वे उन जगहों से थे जहां केवल मध्य भयानक विशेषज्ञ ही सामान्य रूप से खोज करते थे, लेकिन ये उसके लिए एक आसान काम था। ये कुछ ऐसा था जिसे केवल निर्माता ही कर सकते थे, और इसने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी उसके बारे में कुछ भी नकारात्मक ना कहे, ऐसा ना हो कि वे मर जाएं। इसने स्थिति को और अधिक गरिमा भी प्रदान की। छोटू ने महसूस किया कि भाग्य के प्रवाह और अधिक उज्ज्वल रूप से जल रहे हैं क्योंकि वे उसके भाग्य के पहिए में बह रहे हैं। जहां तक हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड और अन्य लोगों का सवाल है, वे बेमनन से सहयोग कर रहे थे और साथ ही उन्हें यह एहसास हो रहा था कि छोटू के खेती के आधार वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे। ये विशेष रूप से इसलिए सच था क्योंकि वे ग्रेट नेक्रोपोलिस में थे। यहाँ वे अनिवार्य रूप से अजेय थे। सुशिन और म्यू रेनवोंग पछतावे में डूब गए और आश्वस्त थे कि अगर छोटू ने उन 18 दैवीय शक्ति के बीज नहीं लिए होते तो चीजें इस तरह से नहीं होती। जाहिर है छोटू के पास सिर्फ 18 नहीं थे, उसके पास 20 से भी ज्यादा थे, जिसका अर्थ था कि वो जिस शक्ति का उपयोग कर सकता था वो किसी अन्य उत्तराधिकारी से कहीं अधिक था। उसने उन्हें पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था, जिसका अर्थ था कि उन्हें दूर नहीं किया जा सकता था, और इसने उसे किसी अन्य उत्तराधिकारी को काटने में सक्षम बनाने की स्थिति में डाल दिया। अन्य उत्तराधिकारी भी थे जो गठबंधन के सदस्य थे, लेकिन छोटू को उनके बारे में कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। अब उसने देखा कि उसे वास्तव में उनके दैवीय बीजों की आवश्यकता नहीं थी। ग्रेट नेक्रोपोलिस में एक गहरा स्थान था जहां बीज उगते थे। यदि वो वहां यात्रा करता तो वो कब्रिस्तान के सार को अवशोषित करने और इसके सभी रहस्यों को जानने में सक्षम हो जाता। अभी अभी उन्होंने ग्रेट नेक्रोपोलिस के बारे में कुछ नया सीखा था, अर्थात इसके और उत्तराधिकारियों के बीच के संबंधों के बारे में। जैसे जैसे मंत्र गठन आकार लेता गया ये और अधिक शक्तिशाली होता गया, जिससे सभी को सुरक्षा की भावना से भर दिया। उन्हें बस इतना ही करना था कि वे फॉर्म के करीब रहें। विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के सभी लोगों के पास अपार शक्ति थी, विशेष रूप से संप्रदाय के स्वामी। वे विभिन्न गुटों के बीच व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे आए, ठीक उसी तरह जिस प्रकार मूल डाओ डिफेंस लीग में 2 दूत, 9 धर्मराज और 24 देव सेनापति थे। नई शक्ति संरचना इतनी तेजी से उभरी कि अन्य 3 प्रमुख संप्रदाय हस्तक्षेप नहीं कर सके। इसके अलावा वे सभी जानते थे कि अगर उन्होंने छोटू को चुनौती दी तो वे तब तक मामले को शांत नहीं होने देंगे जब तक वे सभी नहीं मर जाते। अभी उनकी एकमात्र आशा थी कि कुछ समय बीत जाए, फिर छोटू से छुटकारा पाने की एक षड्यंत्र रचें। आखिरकार इस बड़े गठबंधन को पूरी तरह से एकजुट करने का कोई तरीका नहीं था। कुछ सहयोगी प्राप्त किए बिना हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड ने सोचा, छोटू को नीचे गिराना आसान नहीं होगा। ये बहुत बुरा है कि वुडफर्न कपल पैलेस और जेनेसिस सैंक्टम एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं। मुझे संदेह है कि वे कभी अपने मतभेदों को हल करेंगे, जिसका अर्थ है कि हमें कभी मौका नहीं मिल सकता। हमें क्या करना चाहिए? कुछ बाहरी लोगों को लाएं।
10 साल बीत गए जिसमें नए गठबंधन ने बलों को मजबूत किया और अपनी शक्ति संरचना का निर्माण किया। कारीगरों के लिए 10 साल पलक झपकने से बढ़कर नहीं है। वास्तव में उनके लिए 1000, 10,000 या यहाँ तक कि 100 मिलियन जैसी अवधि को तुच्छ माना जा सकता है। बीते हुए 10 सालों के दौरान भव्य मंत्र गठन एक भ्रूण के रूप में पहुंच गया। छोटू ने उसमें असंख्य अमर विश्व जोड़े और गिनने के लिए बहुत सारे गॉडेलिक्स जोड़े। जल्द ही लोगों को एहसास हुआ कि गठन ग्रेट नेक्रोपोलिस से मिलता था, यहाँ तक कि अब विनाश रहित कैसल भी अस्तित्व में नहीं था। कई गुटों को ग्रेट नेक्रोपोलिस में गैरिसन अधिकार करने के लिए भेजा गया था और छोटू के लिए उपलब्ध नियति लगातार मजबूत होती गई। गठन पर उनके नियंत्रण के कारण अन्य 3 प्रमुख संप्रदायों ने उनकी अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए उन्होंने उन्हें नियंत्रित किया। गड़गड़ाहट, महत्वपूर्ण ऊर्जा शून्य में हलचल मच गई। भले ही भव्य मंत्र गठन अभी भी निर्माण के शुरुआती चरणों में था। बहुत बढ़िया, छोटू ने गोद में हाथ बांधे और कहा, ऋषि सम्राट ग्रैंड फॉर्मेशन ने आखिरकार आकार ले लिया है। अब बस इसे परिपक्व और पूरा होने के लिए कुछ समय चाहिए। 10 वर्षों के दौरान उनका खेती का आधार और अधिक परिष्कृत हो गया और ग्रेट नेक्रोपोलिस की ऊर्जा कलाओं के बारे में उनकी समझ गहरी हो गई। इसी बीच अन्य 4 विशेषज्ञों ने अजीब निगाहों का आदान प्रदान किया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि इसके विपरीत उनके खेती के आधारों ने पिछले 10 वर्षों में ठीक होने से ज्यादा कुछ नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, छोटू पहले से भी अधिक अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। वो पहले से और अधिक उनसे आगे था, जिसका अर्थ था कि उसका अधिकार केवल बढ़ रहा था। उनके लिए दुख की बात यह थी कि वे स्थिति के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। ये स्पष्ट था कि गठबंधन के भीतर के सभी गुट छोटू को अपने नेता के रूप में पूछते थे। इसके अलावा क्योंकि छोटू ने मंत्र गठन पर काम करने में सिर्फ 10 साल बिताए थे, इसलिए ये बताना आसान था कि शक्ति का संतुलन वास्तव में कैसे वितरित किया गया था। उदाहरण के लिए, हालांकि उसका अमर संहारक क्लोन आमतौर पर विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय में छिपा रहता था, ये खबर फैल गई थी कि छोटू के पास एक विशेषज्ञ था जो मध्य भयानक स्तर पर था। वे कैसे कोई अवज्ञा दिखा सकते थे जब छोटू के पास एक मध्य भयानक विशेषज्ञ था? ये छिपा हुआ विशेषज्ञ एक कारण था कि 4 विशेषज्ञों ने पिछले 10 सालों के दौरान छोटू पर कदम उठाने की कोशिश नहीं की। एक दूसरा कारण ये था कि उन्होंने सुना था कि जिस व्यक्ति ने वास्तव में मंडल विश्व चार्ट को नियंत्रित किया था, वो एक और मध्य भयानक विशेषज्ञ था। इस प्रकार के विशेषज्ञों के साथ हत्या के प्रयास का शिकार हो जाना बहुत आसान होगा और या तो मारे जाएंगे या गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। फिलहाल किसी ने छोटू से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की। शायद अगर वो अकेला होता तो वे उसके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर सकते थे। इसके बजाय उन्हें अपना समय बिताना पड़ा। हालांकि वे जानते थे कि उन्हें अंततः कुछ करना होगा, अन्यथा उन्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। बीत गए 10 वर्षों के दौरान विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय का व्यक्ति जिसने सबसे अधिक प्रगति की, वो जेड फॉल था। छोटू की मदद के लिए धन्यवाद। उसका मानसिक पैमाना पहले से ही 90 से ऊपर था। ये देखते हुए कि अब छोटू कितने संगठनों को नियंत्रित करता है, उसके पास लगभग किसी भी आत्मा की दवा तक पहुंच थी, उसके आदेश पर भाग्य और शक्ति का उल्लेख नहीं करने के लिए। अपने व्हील ऑफ फेट के लिए धन्यवाद। छोटू आसानी से अपने अनुयायियों को उनके मानसिक पैमाने को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। ये देखकर कि अनगिनत महाशक्ति संप्रदाय अच्छी तरह से संगठित थे और मंत्र निर्माण के साथ काम ज्यादातर किया गया था, हाउस लॉर्ड गॉड बास्टर्ड ने कहा, लीग लॉर्ड, हम 10 साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वास्तव में हमें कुछ आराम करने की ज़रूरत है। सूशिन, म्यूर एन वांग, हुआंगफू जेनेसिस और मैं अपने साधना के आधारों पर थोड़ा काम करने के लिए कुछ समय चाहेंगे। क्या ये संभव है? आगे बढ़ो। चारों विशेषज्ञों ने नज़रों का आदान प्रदान किया, फिर अलविदा कहा। छोटू को ठीक ठीक पता था कि क्या हो रहा है। वे जल्द ही गुप्त रूप से मिलेंगे ताकि उसकी शक्ति को नियंत्रण में रखने का तरीका पता लगाने की कोशिश की जा सके। लेखक ने वास्तव में इस बिंदु को गलत समझा और संख्याओं को थोड़ा मिला दिया, इसीलिए मैंने इसे ठीक किया। मूल रूप से 9 धर्मराज और 24 देव सेनापति थे, हालांकि बाद में छोटू के सत्ता संभालने पर यह संख्या बदलकर 18 धर्मराज और 36 ईश्वर सेनापति हो गई। स्वर्ग के नीचे सभी प्रमुख शक्तियां वर्तमान में छोटू के नियंत्रण में थीं और वो बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने चारों दुश्मनों को आपस में साजिश रचने दिया कि उससे कैसे निपटा जाए। आखिरकार उसने नहीं सोचा था कि म्यू रेन वांग और सूशिन कभी भी हुआंगफू जेनेसिस के साथ वास्तव में सहयोगी होंगे और वे उसके बारे में जानकारी छोटू को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही उसने उन्हें अपने विभिन्न महलों में जाते देखा, वो ठंड से मुस्कुराया। यहाँ तक कि हाउस ऑफ गॉड बास्टर्ड्स के मुख्यालय को भी नए केंद्रीय स्थान पर लाया गया था।
ये एक विशाल पहाड़ था जो विचित्र आकार की दांतेदार चट्टानों से ढका हुआ था और कठोर ऊर्जा हवाओं से पतस्त था जो भूतों की तरह चिल्लाते थे और पाप और शत्रुता की आभा से भरे हुए थे। मुख्यालय का विशिष्ट नाम था शापित बास्टर्ड माउंटेन। ये भगवान के एक मेज़बान का घर था और वास्तव में एक प्री हेवन गॉड आइटम था जिसे मानव दुनिया में नहीं बल्कि भगवान की दुनिया में बनाया गया था, जिसमें पाप और शत्रुता से भरी ऊर्जाओं का उपयोग किया गया था। ये साधारण ईश्वरी वस्तुओं की तुलना में बहुत उच्च स्तर पर अस्तित्व में था और इसके भीतर पाप और शत्रुता की ऊर्जाओं को जंजीरों में बदला जा सकता था जो किसी भी दुश्मन को बाहर निकाल देती थीं और बंद कर देती थीं, जिससे उनके लिए बचना असंभव हो जाता था। लेकिन अब ये छोटू द्वारा बनाए गए मंत्र गठन के अंदर था, जो इतना शक्तिशाली था कि इससे ड्रैगन कुंडलित हो जाएंगे और बाघ नीचे झुक जाएंगे। सब कुछ फल फूल रहा था, जिससे छोटू ने संतुष्टि में सिर हिलाया। लीग लॉर्ड बनने के बाद वो इस अनुभूति से प्रभावित था कि वो जल्द ही प्राउड हेवन का सामना करने जा रहा है। आखिरकार वो जितना अधिक महत्वपूर्ण होता गया, उतनी ही अधिक शक्तिशाली संस्थाओं के साथ उसका संपर्क हुआ। सनसनाहट। यहाँ तक कि जब वो इस बारे में सोच रहे थे, अपने भव्य मंत्र गठन के बीच में खड़े थे, तब प्रकाश की एक किरण अचानक उनके सामने बिना किसी आवाज के प्रकट हुई। छोटू ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया, और प्रकाश एक विशाल गॉड मैमथ के आकार में बदल गया जो क्रोध में तुरही बजा रहा था। तुरंत उसका हाथ सुन्न हो गया। नर्क को कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति, ये मुझे गॉड लीजन सील की याद दिलाती है। उसने दाएं बाएं देखा लेकिन किसी को नहीं देखा। फिर उसने सुनहरे गॉड मैमथ को करीब से देखा। अचानक ये सुनहरी रोशनी से भर गया और उसी समय उसके कान में एक आवाज आई, छोटू, क्या तुम प्राउड हेवन को नष्ट करना चाहते हो? फिर मेरे साथ जुड़ो, ये गॉड मैमथ तुम्हें मेरे पास ले जाएगा। गोल्डन गॉड मैमथ ने फिर दूरी में गोली मारी। बिना किसी हिचकिचाहट के छोटू ने पीछा किया, ये सोचकर कि कौन संभवतः उसके जैसा ही सोच रहा होगा। क्या ये प्राचीन युग से गॉड लीजन फील का वाहक हो सकता है और वो व्यक्ति प्राउड हेवन को मारने के लिए उसके साथ सेना में शामिल होना चाहता है? या ये स्वयं प्राउड हेवन की ही एक चाल हो सकती है? बहरहाल छोटू ने महसूस किया कि असली आत्मविश्वास शानदार कौशल से उपजता है। इसके अलावा उसका अमर हत्या क्लोन अब मध्य भयानक लेवल का था। एक साथ कुछ लोग ही थे जो संभवतः उनके लिए समस्या पैदा कर सकते थे। आखिरकार वे मल्टीपल वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट से अब जिस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं वो अकल्पनीय थी। यहाँ तक कि अगर वे किसी घातक स्थिति का सामना करते हैं तो वे आसानी से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। फिलहाल वो चिंतित नहीं था और उसने निर्णय किया कि एक गॉड मैमथ का पालन करना और इस बारे में अधिक जानना उचित होगा कि अवसर क्या हो सकते हैं। छोटू ने गॉड मैमथ का ग्रेट नेक्रोपोलिस की गहराइयों में पीछा किया, इस विश्वास के साथ कि गठबंधन में वापस आने के साथ कुछ भी अप्रिय नहीं होगा। 10 वर्षों के दौरान बार्बरियन गरजता रहा, यहाँ तक कि लगातार खाने से इनकार करने के बावजूद, जिससे ये सवाल पूछा गया कि ये वास्तव में कैसे बढ़ रहा है। वे गहरे और गहरे गए जब तक कि छोटू 2000 की रैंक के साथ आसपास की कई अमर दुनियाओं को नहीं देख सका और उसके चारों ओर दबाव बनने लगा था। शुक्र है वो पहले से कहीं अधिक मजबूत था। 150 के मानसिक पैमाने और मध्य भयानक लेवल से परे का खतीब आधार था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसके आसपास की दुनिया की रैंक बढ़ती गई। 2300, 2500, 2800। वो तब तक उड़ता रहा जब तक अचानक एक विशाल अमर दुनिया उसके सामने प्रकट नहीं हो गई। ये एक येड के गोले की तरह लगता था जो एक साथ मांस और रक्त से बना हुआ था, और इसकी रैंक 3000 थी। एक असीमित और महामहिम आभा इससे दूर होती थी, लेकिन छोटू के स्तर को देखते हुए वो विशेष रूप से प्रभावित नहीं था। ये अमर दुनिया शक्तिशाली थी, लेकिन अगर उसे करना पड़े तो वो इसे अब भी आत्मसात कर सकता था। एक सामान्य भयानक इच्छा संयोजन वाले लोग इस तरह की अमर दुनिया में उड़ान भरने में सक्षम नहीं होंगे। अंतरिक्ष के माध्यम से छेद करना तो दूर की बात है, लेकिन छोटू कर सकता था। वो मध्य भयानक लेवल से इतना आगे निकल गया था कि वो बिना किसी समस्या के देवता की दुनिया में भी जीवित रह सकता था। 3000वें स्थान पर अमर दुनिया में प्रवेश करते हुए उसने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। बादल लगभग ऐसे लग रहे थे जैसे वो तरल येड से बने हों, और जैसे ही वे उसमें बहे, उन्होंने किंग हेवन डिवोरर के तावीज़ों का उपयोग उन्हें ताकत की धाराओं में बदलने के लिए किया। तुरंत एक के बाद एक स्वर्गभक्षी शरीरा प्रकट हुए। दुर्भाग्य से ऐसे शरीरा छोटू के लिए बहुत कम उपयोगी थे। केवल भगवान की दुनिया ही अब उसकी मदद कर सकती है, इसीलिए वो अपने अधीनस्थों को शरीरा देता था।
इस विशाल अमर दुनिया में प्रवेश करते हुए सुनहरा गॉड मैमथ विलुप्त हो गया। छोटू ने अपनी दिव्य इच्छा को बाहर भेजा और जैसे ही उसने किया, कोहरे की धाराएं उसकी ओर बढ़ीं। सनसनाहट। एक उंगली का हमला उसके माथे पर, उसके सिर के ऊपर, उसकी ऊर्जा के सागर की ओर, ये सभी शरीर पर प्रमुख एक्यूपॉइंट थे। ये एक अद्भुत तकनीक थी जिसने क्षेत्र में सब कुछ बंद कर दिया, जिससे लक्ष्य के लिए रक्षा का कोई भी रास्ता होना असंभव हो गया। और ये पूरी तरह से नर्क को कुचलने वाले गॉड मैमथ की गरिमा के साथ धड़कता था। यद्यपि छोटू ने इससे पहले कभी भी इस विशिष्ट तकनीक का सामना नहीं किया था, लेकिन वो जानता था कि इसकी उत्पत्ति उसकी अपनी तकनीक के समान ही थी। इसका मुकाबला करने के लिए नर्क को कुचलने वाले गॉड मैमथ की अपनी शक्ति का उपयोग करने के बजाय उसने अनस्पॉइल्ड बॉडी से 3 चालों के साथ अपनी उंगली बाहर निकाली। वे क्लेशों का सागर थे, जन्मकल्प थे, मैं नर्क में जाऊंगा और कष्ट उठाऊंगा थे, जो सभी संतों और महात्माओं की दया के प्रतिबिंब थे, जो इस कथन के अनुरूप थे कि मैं इससे पहले कि कोई और ऐसा करे, मैं स्वयं का बलिदान करूंगा और नर्क में जाऊंगा। दूसरे शब्दों में, इसमें पूरी दुनिया के पीड़ा को सहन करना शामिल था। अनस्पॉइल्ड बॉडी एक अकेले व्यक्ति के बारे में था जो हर किसी की पीड़ा को सहन कर रहा था और इसे अनैभी से लेकर अथाह स्तर तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षण के रूप में उपयोग करना था। बम बम बम, 3 उंगलियां 3 उंगलियों से मिली। तभी एक व्यक्ति प्रकट हुआ जो गरगराहट जैसी कर्कश आवाजों से घिरा हुआ था। इसी बीच छोटू थानरम लगा कि उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा पर प्रहार हो गया। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने इसे स्थिर कर लिया और सामान्य हो गए। उसके सामने वाला व्यक्ति स्पष्ट हो गया। वो एक लंबे काले वस्त्र में था जिसके हाथ में एक लंबी और टेढ़ी छड़ी थी। छोटू ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो फील्ड डेविल लीग का चरवाहा था। चरवाहा, तुम नर्क को कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हो? छोटू ने कहा। मेरा विश्वास है कि जब से हम पिछली बार मिले थे तब से तुम ठीक हो लड़के। चरवाहे ने कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने वास्तव में 300 क्लेशों के स्तर तक अनस्पॉइल्ड बॉडी की खेती की है। प्राचीन काल से लेकर अब तक देवताओं के प्राचीन मार्ग पर एक भी विशेषज्ञ ने ऐसा नहीं किया है, यहाँ तक कि चर्मपत्र स्क्रोल के साथ भी नहीं। वास्तव में कोई भी 100 के स्तर तक भी नहीं पहुंचा है। ऐसा लगता है कि तुमने वास्तव में महात्मा येड के उस टुकड़े के रहस्यों को खोल दिया है जो तुमने मुझसे चुराया था। तुम क्या चाहते हो चरवाहा? सेज मुनार्क लीग में शामिल होना या उस महात्मा येड को वापस लेना? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बाद वाला करने के लिए आवश्यक नहीं है। ये मत भूलो कि तुम्हारी फील्ड डेविल लीग प्राचीन रास्ते के निष्पादकों के पक्ष में एक बड़ा कांटा है। अगर हम एक साझा शत्रु के खिलाफ मिलकर काम करते हैं तो हम बच सकते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं तो निष्पादकों को ही लाभ होगा। आप तेजी से बड़े हो रहे हैं, चरवाहे ने उत्तर दिया। आपको अपने तथाकथित सेज मोनार्क लीग के लीग लॉर्ड बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। आपने हाउस लॉर्ड गॉड बैस्टर्ड, म्यू रेनवैंग, सूशिन और वांगफू जेनेसिस को भी नियंत्रण में कर लिया। आपके पास एक अविश्वसनीय जादू का गठन है और प्राचीन अतीत से कुछ प्रकार का विचित्र प्राणी है जो आपको और भी अधिक दबंग बनाता है। किसी भी मामले में चिंता मत करो, मैं आज तुमसे लड़ने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप किसी से मिले। प्राउड वर्ल्ड, कृपया बाहर आएं और अपने भाई से मिले। चलो बात करते हैं। एक और व्यक्ति के प्रकट होते ही हंसी सुनाई दी। वो युवा था और एक सुनहरी आभा के साथ स्पंदित था जिसने छोटू को गॉड लीजन सील के सुनहरे भूत की याद दिला दी। चरवाहे, ऐसा लगता है कि आपने अभी तक नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत में महारत हासिल नहीं की है जो मैंने आप में डाली है। आपकी ड्राको मैमथ फिंगर नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत का एक सर्वोत्कृष्ट पहलू है, लेकिन दुख की बात है कि आपने अपने आप को अपनी उस राक्षस शैतान आभा से साफ नहीं किया है। आप देवलोक के सच्चे ऋषि या महात्मा की तरह नहीं बने हैं। हैरानी की बात यह है कि युवक पर गॉड लीजन सील का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी ऊर्जा कलाएं उसे किसी अन्य द्वारा दी गई थीं, जिसका अर्थ था कि वो स्पष्ट रूप से गर्वित स्वर्ग का मोहरा था। एक मोहरा और एक बेटा। आश्चर्यजनक बात यह थी कि वो एक मध्यम भयानक विशेषज्ञ था, एक मानसिक पैमाने के साथ जो 100 से अधिक था और वास्तव में पढ़ना असंभव था। जाहिर है, नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत की उनकी खेती ने उन्हें उन सीमाओं को तोड़ने की अनुमति दी थी जिन्हें आम लोग कभी पार नहीं कर सकते थे। जैसे ही उसने छोटू को देखा, उसकी आंखों में शत्रुता का कोई निशान नहीं था और वास्तव में वो मोटे तौर पर मुस्कुरा रहा था। मैं आपका विनम्र सेवक हूं प्राउड वर्ल्ड। अच्छी तरह से मिला भाई। आप गर्वित स्वर्ग के पुत्र हैं और मैं भी ऐसा ही हूं। हम दोनों सौतेले भाई हैं, एक ही पिता, अलग अलग माताएं। ठंडे स्वर में खराटे लेते हुए छोटू ने अपनी आस्तीन को झटका और कहा, इसके बारे में आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप गर्वित स्वर्ग के पुत्र हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हूं।
मैं एक भाग्यहीन व्यक्ति हूँ, बिना किसी पिता या माता के पैदा हुआ हूँ। मैं इस दुनिया में भाग्य की नदी को विकृत करने, देवताओं के भाग्य को बदलने और स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य को बदलने के लिए आया हूँ। तुच्छ गर्वित स्वर्ग मेरे पिता बनने के लायक नहीं है। दूसरे शब्दों में, आपको मुझे भाई कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? ठीक है, आपके पास काफी व्यक्तित्व है, प्राउड वर्ल्ड ने कहा। मुझे ये पसंद है। मैं आपकी आवाज के लहजे से बता सकता हूं कि आपको प्राउड हेवन से बड़ी शिकायत है, जो आपको वो व्यक्ति बनाता है जिसके साथ मुझे काम करना है। यदि आप प्राउड हेवन से नफरत नहीं करते तो मैं आपसे आज यहां नहीं पूछता, बजाय मैं आपको दुश्मन मानता। छोटू प्राउड वर्ल्ड के शब्दों से अचंभित हो गया। क्या आप कह रहे हैं कि आप भी प्राउड हेवन से नफरत करते हैं? प्राउड वर्ल्ड की मुस्कान अचानक चौड़ी हो गई और उसके चमकते सफेद दांत किसी तरह गहराई से भयानक हो गए। मैं सिर्फ उससे नफरत नहीं करता, अगर मुझे मौका मिलता तो मुझे उसे जिंदा खाने में कोई आपत्ति नहीं होती। मुझे यकीन है कि उसका मांस और खून स्वादिष्ट लगेगा। इसके बारे में सोचकर ही मुझे खुशी से कांप उठता है। आप देखिए, प्राउड हेवन ने मुझ पर प्रयोग किए जिस तरह से मुझे मार देना चाहिए था। अंत में हालांकि मैं इसके कारण इस स्तर तक पहुंच गया, और ये सब उसके कारण था।